ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। यह आपकी ट्रेनिंग, मैं आपको कैसे ट्रेनिंग देना है, इसके लिए आपको खुद को कैसे ट्रेनिंग देना है वो भी आपको खुद ही को तैयारी करना है। आज 3 विषयों को हमें क्लियर करना है और वो 3 विषय जो आपके पास चार्ट होगा उसके अंदर लिखा है। पहला था योगिक खेती की आवश्यकता। उसकी आवश्यकता क्यों है। दूसरा विषय रहेगा योगिक खेती में सूक्ष्म प्रयोग, उसमें कैसे सूक्ष्म प्रयोग करने हैं। और योगिक खेती में योग के प्रयोग जो दीदी ने कल ले लिया है, उसी के ऊपर ये ट्रेनिंग आपको दी जा रही है। जब आप राजऋषि गोकुल ग्राम प्रकल्प के अंतर्गत जो भी गांव में आप एडॉप्ट करेंगे और वहाँ पर इस विषय को रखेंगे कि हमें अपनी खेती को कैसे उत्तम खेती बनानी है और आपकी आय कैसे बढ़े, साथ ही साथ पौष्टिक और शुद्ध सात्विक अन्न कैसे पैदा करना है। इस विषय के ऊपर ले जाने से पहले उनको आपको 3 बार ओम ध्वनि करानी है। ओम ध्वनि ऐसे करानी है कि स्वयं को आत्मिक रूप में स्थित करते हुए, या तो उनको कहो कि आप एक एनर्जी हो और उसको चार्ज करना है आपको। जिसमें पहले ओम ध्वनि करेंगे उनको स्वयं को चार्ज करने के लिए हमें कहना है कि आपको स्वयं को चार्ज करना है। दूसरी ओम ध्वनि करेंगे तो उनके आसपास के ओरे को भी वो चार्ज करना है। और जब तीसरी ओम ध्वनि करेंगे तो जहाँ बैठे हैं उस वायुमंडल को भी पावरफुल चार्ज करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि उससे पहले ही आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए। उनके बाह्य विचारों से वो, क्योंकि बहुत सारे संकल्प विकल्प चलते हैं, ये क्या सिखा रहे हैं, क्या नई बात है, कौन सी नई चीज़ है, इसीलिए ये करना है। तो अब भी आप भी साथ में करेंगे और महसूस भी करना है, इसमें खुद को भी महसूस करना है आपको। ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर गहरी सांस लिए। ओम शांति। क्योंकि ये सब नए बच्चे होंगे तो आप उनको ऐसे भी करा सकते हो, पहले आप ओम ध्वनि करेंगे, फिर वो करेंगे, आप करेंगे, वो करेंगे, फिर आप करेंगे, फिर वो करेंगे। और उस समय आप ये महसूस भी साथ साथ करना है कि स्वयं परमात्मा शिव बाबा खुद आकर ये कार्य करा रहा है। उस सकाश के साथ आप कार्य की शुरुआत करेंगे तो एक एक आत्मा को दिल को टच होगा, उनको वो फीलिंग आएगा और पूरा सेशन सुनते हुए वो यहाँ ही रहेंगे, कहीं बाहर उनकी बुद्धि नहीं जाएगी। तो विषय को स्पष्ट करते हुए पहला जो था
कि यौगिक खेती की आवश्यकता क्यों है? क्यों है इसकी आवश्यकता? खेती की आवश्यकता क्यों है? आप ही बताइए। खेती नहीं करे तो चलेगा? खेती की आवश्यकता है क्या? है क्या? जरूरत है खेती की? क्यों जरूरत है? हाँ, खाएंगे क्या? तो आप मानते हो कि खेती की जरूरत है? ऐसे उनसे भी प्रश्न उत्तर करना है। हाँ जी, बोलिए दीदी। मानते हैं ना? आप शक्तियों को तो उन आत्माओं की सबसे ज़्यादा सेवा करनी है, क्योंकि वो सबसे भोले और वैसी आत्माएं हैं कि उनका और परमात्मा का संपर्क होने में बीच में खाली थोड़ी सी धूल लगी हुई है। सिर्फ और सिर्फ उस धूल को साफ करेंगे, आप देखना बाबा का घर भी भरा रहेगा, क्योंकि वो इतनी भोली आत्माएं हैं कि सदैव हर प्रकार से भरपूर रखेंगे। तो उनको उनकी भाव और भावना को समझना है। तो उनसे ये कहना है कि खेती की आवश्यकता है? बोले हाँ ज़रूरत है। अच्छा, क्यों ज़रूरत है खेती की? हाँ? फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खुल जाएगा, बड़े बड़े मकान बन जाएंगे, मगर पेट के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और वो भोजन पैदा कौन करता है? धरती माँ से हम करते हैं ना? तो उस माँ की सेवा करनी ज़रूरी है। उस माँ से अन्न पैदा करके पूरी सृष्टि का पेट भर रहे हैं। सारे जीव जंतु और प्रकृति के पांचों तत्वों को सहयोग लेकर सभी पशु पंछी सब इसके ऊपर निर्भर हैं। तो इसीलिए खेती की आवश्यकता है। आप सब भी मानते हैं ना? अगर मानते हैं तो क्या इसकी सेवा हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो इस माँ धरती को हमने दुख दिया है या नहीं दिया है? इस माँ को हमने कितना दुख दिया है, उनको वो रियलाइज कराना है। माँ धरती के ऊपर अनगिनत हमने उनको कितना दर्द दिया है। खेती कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले सतयुग में नेचर के साथ इतनी समन्वयता थी। प्रकृति हमारी, बाबा कहते हैं ना, प्रकृति हमारी दासी थी। तो प्रकृति हमारी सेवा करती थी। इसीलिए उस समय जो खेती होती थी वो नेचर से अपने आप हमें माँ धरती इतना भरपूर करती थी कि कोई भी भूखा नहीं रह सकता। इसीलिए उस समय की जो खेती थी वो नेचर खेती थी, इसीलिए उसे नेचुरल खेती भी कह सकते। समय उपरांत सतयुग त्रेता के बाद द्वापर में देखे तो ऋषि मुनियों ने अपनी त्याग तपस्या से और माँ धरती की सेवा करने के लिए उन्होंने ऋषि खेती। तो ऋषि परंपरागत ऋषियों ने उस खेती को और सजोरा और ठीक करने के लिए उन्होंने अपनी त्याग तपस्या के बल से माँ धरती की सेवा करना चाहा। और इसीलिए कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने उस खेती के बारे में जो आज के साइंस जो रिसर्च कर रहा है, उस रिसर्च को उन्होंने काफी सालों पहले जो मना आज जो नैनो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, वो नैनो पार्टिकल की बात ऋषि मुनियों ने वृक्ष आयुर्वेद में वर्णित किया है। कैसे वो सूक्ष्म जीव को कैसे और बढ़ाना है। सूखे पेड़ जो कट गया है, पेड़ जिसको हर प्रकार से उसे सूख गया है, उस पेड़ में वो जीवंत करने की भी विधि उस वृक्ष आयुर्वेद में लिखा था। इसीलिए ऋषि खेती भी चली।
ऋषि खेती के बाद आया सेंद्रिय खेती। जो सेंद्रिय खेती के अंदर, महाधरती के अंदर जो भी हमारे पास पशुधन था, उसको हमने उस खाद को यूज़ किया। सेंद्रीय प्रकार के जो भी खाद थे उसे हमने यूज़ करना शुरू किया, उसका पालन पोषण किया। उससे भी आगे फिर बाद में जैविक खेती आई, जिसमें जीवाणुओं की बहुत बड़ी अहम रोल है, उसके बारे में बताया गया है पूरे समाज को। जीव सृष्टि के बिना माँ धरती जीवित नहीं है। अगर कोई पत्थर का चूरा बनाकर आप उसके अंदर बीज डाल दो तो वो अंकुरित नहीं होगा। जब तक मिट्टी जीवित नहीं है तब तक उसके अंदर घास फूस भी नहीं हो सकता। जो मिट्टी जीवित है उसका, आपको किसी भी मिट्टी जीवित है वो देखना है तो उसके अंदर जीव सृष्टि है, तभी उसके अंदर घास निकल कर आएगा, कुछ भी खरपतवार भी निकल कर आएगा। समझ लो ये मिट्टी जीवित है, उसके अंदर जीव है, और उस जीव सृष्टि के कारण ही पौधों को उस छोटी छोटी पत्तियों तक पहुंचाने के लिए जो न्यूट्रिएंट पहुंचा रहा है वो जीव सृष्टि पहुंचा रही है। जो 1 ग्राम मिट्टी में 30 करोड़ सूक्ष्म जीव काम करते हैं उस 1 ग्राम मिट्टी के अंदर। इसलिए साइंस के अनुसार भी कहते हैं कि मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा, हवा की मात्रा जो बताई गई है कि 25% उसके अंदर नमी है, माना पानी की मात्रा है। हवा का कोरोनेशन है, हवा की उसके अंदर हवा आना जाना शुरू रहता है, इसलिए 25% वो है। 45% खनिज तत्व, जो मिट्टी के अंदर खनिज तत्व है उस तत्वों की ज़रूरत रहती है, और 5% एक ऐसी चीज़ जो ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में, जो मिट्टी को, जो जीव सृष्टि है उसे जीवित रखने का कार्य करता है, वो है ऑर्गेनिक कार्बन। तो उस ऑर्गेनिक कार्बन के बिना भी मिट्टी के अंदर जीव सृष्टि संभव नहीं है। छोटे छोटे जो जीव होते हैं जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, वो बैक्टीरिया क्या खाते हैं, ज़मीन में पड़े हुए ऑर्गेनिक कार्बन को खाते हैं, और उससे वो अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और वही ऑर्गेनिक कार्बन से ही बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती है, और वो ज़मीन के नीचे जो पड़े हुए खनिज तत्व हैं उसे ऊपर तक ले आते हैं और उसे पौधों को देते हैं। पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से जो सुक्रोज माना ग्लूकोज फॉर्म में बनकर वो उसकी जड़ों से वो ग्लूकोज रिलीज करता है, और पौधे उनको सामने देते हैं। वो खनिज तत्व देते हैं, वो ग्लूकोज देते हैं उनको। तो ऐसे जैविक खेती के ऊपर चला, और जैविक खेती के अंदर भी इस खेती का एक प्रकार बना, और उसे जीव सृष्टि के बारे में। और आज काफ़ी सारे किसान भाई बहनें जैविक खाद यूज़ करते हैं, जिसमें जीवाणुओं का पॉपुलेशन बढ़ाकर उसको यूज़ करते हैं, जिसमें एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, फॉस्फोरस, एसिटोबैक्टर और भी बहुत सारे। फिर फंगल भी उसके अंदर आ जाती है, अलग अलग प्रकार के फंगल को कैसे काम करती है उसके लिए माइकोराइजा भी आ जाता है। तो पहली हुई नेचुरल से, दूसरी हुई ऋषि कृषि, जो हमारी ऋषि पद्धति खेती हुई, फिर हुआ सेंद्रिय खेती, फिर हुआ जैविक खेती, उसके बाद केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, जो रासायनिक खेती यूज़ किया। समय की उस डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन बढ़ाना था, और जब वो साहब बता रहे थे ना कि मेरे पिताजी, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था यूरिया को। हमारे भी जो पहले मीटिंग चलती थी, हमारा वहाँ इफ़को में भी काफ़ी सारे जो मार्केटिंग अधिकारीज होते हैं वो भी ये कहते थे, कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। हम लोग रात में जाकर खेत में डाल देते थे, दूसरे तीसरे दिन वहाँ पौधा एकदम हरा भरा हो जाता था। उनको फिर गांव वालों को इकट्ठा करके ढोल बजाकर करते थे कि देखो ये पौधा में क्या परिवर्तन आया। फिर लोगों ने देखना शुरू किया, और उससे धीरे धीरे एक्सेप्टेशन बढ़ा, और लगा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इसको हमें लेना चाहिए। और इसके बिना माना धीरे 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 वो एडिक्शन करते गए।
जिसमें हर प्रकार का, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, डीएपी है, रो फॉस्फोरस, माना अलग अलग प्रकार के रासायनिक खाद यूज़ करते गए। अब ये खाद यूज़ करते गए तो क्या हुआ, साथ ही साथ उस खाद के अंदर से जो नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में जो रिलीज होने के बाद पौधों के अंदर इतनी माना हरास हो गई, ग्रीनरी हो गई, जिसके कारण ऐसे जीव सृष्टि भी निर्माण हुई जो कीट के रूप में और साथ ही साथ अलग अलग घास फूस जो जिससे भी खरपतवार बढ़ते गए। और इसीलिए उसके बाद आया पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड, जो घास को ख़त्म करने के लिए, कीट को करने के लिए पेस्टिसाइड्स आई, और धीरे धीरे जो फंगल थी उस फंगल के अंदर भी ख़त्म करने के लिए प्रयास किया गया। तो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स आने के बाद समाज की हालत ये हो गई कि अस्पताल बढ़े, जिसके कारण भरे पड़े हुए हैं अस्पताल। डॉक्टर्स पहले देखिए एक गांव में कितने डॉक्टर्स थे, आज कितने डॉक्टर्स हैं। उनसे ही ये चर्चा करना है आपको, ना बताना भी है। पहले कोर्ट कचहरियाँ कितनी होती थी, आज कोर्ट कचहरियाँ इतनी भरी पड़ी हुई हैं, अस्पताल भरे पड़े हुए हैं, हर चीज़ में मारा मारी है। हाँ, पंचायत से लेकर लोकसभा राज्यसभा हर जगह मारा मारी पड़ी हुई है। उसका रीज़न है जो अन्न की अशुद्धता, और ये केमिकल्स फर्टिलाइजर्स के कारण धीरे 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 माँ धरती बहुत ही परेशान और दुखी हो गई है। बाबा कहते हैं आपको उसकी पीड़ा देखी जाती है, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती, उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। इसीलिए उसके प्रति आप सबको जागृत होकर औरों को जागृत करना पड़ेगा। यही एक आयाम है जिसके द्वारा हर आत्माओं को, उस ग्रामीण आत्माओं को जागृत करना है। तो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स आया, उसके बाद आया मंत्रों की खेती, जिसके अंदर मंत्र उच्चार करके खेतियों में प्रयोग किया गया, जिसमें अभी मंत्र उच्चार भी करते हैं। अग्निहोत्र, गायत्री मंत्र, ओम ध्वनि करके भी खेती के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो मंत्रों की खेती शुरू हुई। श्री श्री रविशंकर भी मंत्रों की खेती कराते हैं, और भी काफ़ी लोग मंत्रों की खेती कराते हैं। तो मंत्रों की खेती के ऊपर भी बहुत बड़ा है। तो उसके ये आपको भी पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रकार की खेती होती है, कोई नई बात नहीं है। फिर म्यूज़िक की खेती, हाँ, म्यूज़िक बजाकर उसके अंदर पौधों के अंदर भी देखा गया कि रॉक म्यूज़िक बजाया, जिससे पौधों के अंदर क्या फीलिंग हुई। कहीं साइलेंट म्यूज़िक बजाया गया, क्लासिकल म्यूज़िक बजाया गया, उसके ऊपर के बाद पौधों के अंदर क्या परिवर्तन आया। तो ऐसे म्यूज़िक से भी खेती किया गया। फिर कलर के ऊपर लाइट थेरापीज देते हैं, जैसे कि कोई खेत है उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार की लाइट्स डालकर कीट पतंगियों को भी इकट्ठा करते हैं, साथ ही साथ पौधों को ऊर्जावान करने के लिए लाइट्स के रूप में भी करते हैं। मगर वो अभी कुछ कंट्रीज़ में चल रहा है, हमारे यहाँ इतना नहीं है। और आने वाले समय में जैसे मिट्टी खराब हो जाएगी, एकदम दूषित हो जाने के बाद, जो विदेशों में क्या करते हैं कि घरों में ही वो पौधों को ग्रो करते हैं, और जहाँ लाइट रखकर, और लाइट का वो सोलर एनर्जी भी उस समय इतना ज़्यादा हार्ड होगी क्योंकि सूर्य की तपत इतना होगा कि पौधे जल जाते हैं, तो फिर उससे भी खेती करना शुरू करेंगे। मगर इन सब से सर्वश्रेष्ठ और उत्तम खेती एक है, वो है वाइब्रेशन की खेती, जिसमें योग का प्रयोग किया जाता है। और यह एक ऐसा जो साइंस ने भी इसके ऊपर प्रूव किया हुआ है कि वाइब्रेशन की इफ़ेक्ट पौधों के अंदर कैसे होती है। उसमें हजारों साइंटिस्टों के नाम हैं।
इसीलिए आप सबको क्या करना है, अगर इसकी सेवा आप आगे जाकर बहुत अच्छी सेवा करना चाहते हो अपने अपने एरिया में, तो इसमें ये 2 बुक्स अपनी जो शाश्वत योगिक खेती पार्ट 1 इससे पहले वाली बनी थी और पार्ट 2 यहाँ अगर होगा तो आपको मिल जाएगी, या तो फिर आप शांतिवन जब जाते हो तो इसका 2 बुक पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को आप अभ्यास करना। अभ्यास किए बिना आप फील्ड में नहीं जाना। इसका अभ्यास कर लिया माना आपने सब कुछ सारे ग्रंथ पढ़ लिए खेती के। इसके अंदर वो सच्चाई है और जो खेती आज दुनिया में कहीं नहीं सिखाई जाती वो खेती के बारे में इसके अंदर है। साथ ही साथ एक ऐसी छोटी बुक्स जो आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। इस छोटी बुक्स में ऐसा कमाल है कि इस खेती को सीखने के लिए आपको इतना सहज रूप से योग की विधि, प्रकृति के प्रति कैसे करना है, पौधों को कैसे ग्रोथ करना है, पौधों को क्या क्या ज़रूरत रहती है, किस समय क्या संकल्प करने, वो इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। तो इस बुक्स को भी आप अच्छी तरह से संभाल कर रखो, इसको अच्छी तरह से अभ्यास करो 2 बार 4 बार। ये आपको बहुत आगे सेवाओं में बहुत मदद करेगा। शॉर्ट टाइम में पूरा आप सबको दे पाएंगे वैसी चीज़ है इसके अंदर। हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 और ये छोटी वाले बुक्स। बाकी एक बुक तो आप सबको जब जिस दिन इनॉग्रेशन के टाइम आपको दी गई थी उसके अंदर भी शॉर्ट में पार्ट 2 का कुछ पोर्शन उसके अंदर रखा हुआ है। मगर इसको शुरू करने से पहले इसकी पहला जो हमारा सेशन जिसमें शाश्वत योगिक खेती की आवश्यकता से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। उस वीडियो में काफ़ी सारा आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। वीडियो थोड़ा रन कर दीजिएगा। ये है लाइफ की गेम। ऐसी गेम है कि प्रकृति के अंदर क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले नेचर के साथ जुड़े हुए थे तो जहाँ पशुधन था, कहते हैं जहाँ पशुधन है वहाँ समृद्धि है, जहाँ पशुधन नहीं है वहाँ समृद्धि नहीं है। अफ्रीका में एक साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि पशुधन के कारण ही हमारा देश भूखमरी और प्रॉब्लम्स में पड़ रहा है। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, जितने भी पशु हैं उन सब को यहाँ से देश में से या तो उनका कत्ल किया जाए या तो दूसरे देशों में उसको दे दिया जाए, मगर कोई भी पशु को रखा नहीं जाए। तो अफ्रीका में ये आप गूगल में भी उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसने सारे पशुधन को हटा दिया। उसने राजा जी को बोला और राजा ने उसको इम्प्लीमेशन करके सारे पशुओं को, एनिमल्स जितने भी थे, और सबसे ज़्यादा वहाँ हाथी की दिक्कत थी और भी और जानवर थे, उन सबको ख़त्म कर दिया था। जिसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर ऐसी दिक्कत आई कि प्रकृति रूठी, क्योंकि ये पूरा साइकिल होता है जो बायोडाइवर्सिटी का काम करता है, और वो ख़त्म हुआ तो वहाँ बारिश होना बंद हो गया, और जिसके कारण वहाँ अकाल पड़ा, पानी की बूंद बूंद नहीं मिली, लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा। फिर उसको रियलाइज़ हुआ जिसने ये इसके बारे में जो बताया था, और फिर उसने बोला मैं माफ़ी चाहता हूँ, वापस पशुधन को लाया जाए। और फिर पशुधन को वापस लाए गए, और पशुधन जब आया तो उसके ऊपर बहुत वहाँ हरियाली बढ़ती गई। मेरा एक मित्र था अफ्रीका से, जब इंडिया में आया और वहाँ पर वो एक रिसर्च कर रहा था गाय के ऊपर, तो उसने एक बुक लिखी थी और यूएसए से उसने रिलीज़ किया था उसको। उस बुक को वहाँ से ही अमेरिका से उसने लॉन्च किया। उस बुक का नाम था काउ सेव द वाटर। जो गाय होती है वो जब पानी को सेविंग करती है माँ धरती के अंदर, और उसके अंदर बहुत उसने छोटे छोटे प्लेस में गाय को बांध कर रखता था, ओपनली वो घूम सके। और वहाँ का उसने देखा कि पानी के अंदर क्या सेविंग होता है। कुछ तक उसने चेंज करके दूसरी जगह ले जाता था, फिर उस मिट्टी को चेक करता था।
तो ये उसमें ये प्रूव हुआ कि काउ सेव द वाटर। उसकी जो खड़ी होती है उसके अंदर वो बीज भी ऐसे बिछा कर रख देता था, वो चलती थी तो एक ऊर्जा से फिर उसको दूसरी प्लेस में ले जाता था, तो उसका अंकुरण भी बहुत स्पीडली होने लगता था। तो काउ गाय जो है वो इतनी ताकतवर है, पशुधन इतना ताकतवर है, तो ये पशुधन प्लांटेशन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के कारण वहाँ तितली भंवरे हैं, नीचे केंचुए हैं। इंसान ने क्या किया, इसके कारण ही नुकसान हो रहे हैं। तो पशुधन को हटाया, पेड़ को हटाया, खेत शुरू में मिट्टी इतनी अच्छी थी तो वहाँ जुताई करने के बाद बीज की बुआई कर दी, और माँ धरती ने इतनी अच्छी मिट्टी थी जिसके कारण माँ धरती ने क्या दिया, भरपूर अन्न दिया। गाड़ियाँ भर भर कर अन्न ले गए। ये शुरू के अंदर आपने भी देखा होगा, गाँव में 50 साल पहले कितना अन्न पैदा होता था, घर में कोठियाँ रहती थी, अन्न भरा रहता था, नीचे से अन्न निकालते रहते थे, इतना भरपूर अन्न रहता था। मगर इंसान क्या होता है, हर चीज़ में लेना लेना लेना। जब उसको मिल गया इतना अच्छा, फिर उसने क्या किया, सबसे पहली माँ धरती को, एक तो पशुधन को हटाया, पेड़ को हटाया, खेत में जला दिया। जब कटाई होने के बाद, अभी भी कुछ राज्यों में ये बहुत है, अब इसी चीज़ को कंपोस्टिंग कर देते हैं तो अनगिनत फ़ायदा मिलता है, मगर क्या करते हैं, उसे जला देते हैं। अब माँ धरती के अंदर जो जीव सृष्टि होती है, जहाँ तपत होती है, आग लगा दी तो तपत के कारण क्या होता है, वहाँ सूक्ष्म जीव होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। कुछ केंचुए क्या हो जाते हैं, बहुत नीचे तक चले जाते हैं डर के मारे कि वो अभी हमें ख़त्म कर देंगे। मिट्टी कितनी हार्ड हो गई। शुरुआत में जब जुताई किया तो आपने देखा कितनी हल्की सी थी। माँ धरती फिर भी प्रयास करती रहती है। माँ धरती इतना प्रयास करके उसे अंकुरित करने के लिए प्रयास करती है। इंसान ने क्या किया, नहीं हो रहा है, अच्छे से अच्छा खाद लाए, NPK खाद डाला, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास डाला, पौधे की बढ़ावार हो जाए, हार्वेस्टिंग किया। कितना हुआ, शुरू में आपने देखा गाड़ियाँ भर भर कर ले गया था, इस बार तो जितना बीज था उतना ही लेकर जा रहा है। माँ धरती को दर्द दिया। ये फैक्ट है, जिस फैक्ट को एक छोटे से वीडियो के रूप में आपको दिखा रहा हूँ, और वो आने वाले हालत तो ऐसे ही हैं अगर अभी नहीं जागे तो। चालू रखो। हर भाई जुताई करता रहा, कुछ नहीं मिला। और गेम ओवर। सबकी ज़रूरत थी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स चाहिए, मिल्क चाहिए, ये चाहिए, मगर वो चाहिए था और किया क्या किया वो कि हर बार जुताई करते 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 माँ धरती को इतना हार्ड बना दिया। पहले खेत में बैल चलते थे, बैलों से खेती होती थी, उस पशुधन को हटा दिया, ट्रैक्टर ला दिया, और ट्रैक्टर से इतना प्रेशराइज ट्रैक्टर होता है कि आप यहाँ खड़े हैं और आपके नज़दीक से अगर ट्रैक्टर जाता है जुताई करते समय, माँ धरती के अंदर इतना वाइब्रेशन होता है कि कुछ जीव ख़त्म हो जाते हैं, कुछ जीव नीचे चले जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, वो अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं, वो बाहर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ऊपर इतना हार्ड से मना प्रेशराइज करके वो उसके ऊपर जुताई करते हैं। तो सबसे बड़ा कि यही प्रॉब्लम है कि टेक्नोलॉजी को हमने, जो विज्ञान को है ना, आज भी बताया कि कुछ विज्ञान ने नई नई संशोधन की, इंसान को लगा यही सत्युग है, तो उसका घमंड है। और इसी के कारण माँ धरती के अंदर ट्रैक्टर से आज खेती हो रही है। आने वाले समय में अभी आप बहनों ने, आप शिव शक्तियों ने जगाया नई आत्माओं को,
तो आने वाले समय में लोग ट्रैक्टर नहीं लाएंगे, सीधा जेसीबी लाएंगे और जेसीबी से खेती करेंगे। और वो भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद तो जेसीबी भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि और पेड़ पौधे भी नहीं लग पाएंगे, क्योंकि मिट्टी खत्म हो जाएगी। इसीलिए क्या करना है, इसके लिए ये करना है, सबसे पहले जो भी आपके पास कृषक आता है, उस कृषक को पांचों तत्व के साथ समन्वय जोड़ना है, उनका कनेक्शन कराना है। जब तक वो प्रकृति के पांचों तत्व से संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक मां धरती कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी। और वो कैसे करना है? वो ऐसे करना है, माफी मांगने से। अगर आप माफी मांगते हैं, गिल्टी फील करते हैं, तो आप मां धरती से माफी मांगना है। कैसे मांगना है? हे मां, मैंने आपको बहुत दर्द दिया, मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत दर्द पीड़ा दी है। प्रकृतिपति परमात्मा को पहले साथ में लेकर, प्रकृतिपति परमात्मा को साथ लेकर मां धरती से माफी मांगनी है। मां, मेरे से ये गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। मां, आपको मैंने बहुत दुख दिया, मां मुझे माफ करना, मैंने आपको बहुत पीड़ा दी है। उन्हें दिल से माफी मांगना है और फिर कहना है, मां, अब आपको प्रकृतिपति परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। क्या आप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में आप मुझे सहाय करेंगे? आप मुझे मदद करेंगे? अब समझ लो, पहले आप इतनी जुल्म किए हैं, मगर कोई भी माँ से बच्चा माफ़ी मांग लेता है तो माँ उसे क्या करती है? जब बच्चा सामने से आकर माफ़ी मांग ले तो माँ उसे माफ़ कर देती है। दूसरा कि आपने प्रकृतिपति परमात्मा को साथ लेकर उससे माफ़ी मांगना है, और माफ़ी मांगने के बाद माँ को कहना है कि आपको प्रकृतिपति परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, तो आप मदद करेंगे? माँ कभी मना नहीं करेगी। आप करके देखना, छोटे से प्लॉट में भी अगर ये क्षमा भाव से माँ से माफ़ी मांग कर देखना, और उस माँ को माफ़ी मांगने के बाद उनको कहना है कि माँ, मैं फिर से ध्यान रखूँगा आपकी ऐसी पालना करने के लिए। माँ, तूने मुझे अन्नदाता बनाया है, मैं आपकी पूरी संभाल रखूँगा। उस संभाल ऐसे रखनी है कि माँ को हर क्षण पूछते रहना है। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, बिना कनेक्शन प्राप्ति कुछ नहीं हो सकती। अगर हम भी शिव बाबा से कनेक्शन न करें और समझ ले कि हमें सब मिल जाएगा, सतयुग में पहुंच जाएंगे, अच्छा पद ले लेंगे, भूल जाओ। बाबा भी कहता है, बिना याद तुम्हारे विकर्म भी विनाश नहीं हो सकते, बिना याद तुम सतयुगी महाराजा या महारानी श्रेष्ठ पद नहीं पा सकते। तो इसीलिए माफ़ी मांगकर उसे बार बार कनेक्शन में रहना है। कैसे रहना है? माँ से बातें करनी है, खेत में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उसे सकाश दो। 5 मिनट वहाँ एकदम साइलेंस में एकाग्रता से आत्मिक रूप स्थित होकर माँ धरती को आप वाइब्रेशन देकर देखो। 5 मिनट सुबह शाम 5 मिनट निकाल कर उस अन्नदाता को आपको सिखाना है। दूसरे तत्व जल तत्व से भी माफ़ी मांगनी है, ऐसे ही जल तत्व को भी ऐसे ही प्रार्थना करनी है, परमात्मा को प्रत्यक्ष कराने के लिए उनकी भी मदद लेनी है। वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, ग्रह नक्षत्र, इन सब में
उन सारी चीज़ों से, ये पांचों तत्वों से जब आप माफ़ी मांग लेंगे, प्रकृति को आप फिर से वो नई धरा तैयार करने का आप स्टार्टिंग कर देते हो। वो प्रेजेंटेशन एक पहला फटाफट दिखा देता हूँ। तो माँ धरती को तैयार करना है। तैयार होने के बाद उसके अंदर बीज की बुआई। अब बीज के अंदर भी आप जब भी अन्नदाता कृषकों के साथ मिलते हो तो कहना है कि आप इस खेत के मालिक हो, आपके जो भी खेत है उसके मालिक आप हो। उनसे पूछना है तो कहेंगे हाँ हम मालिक हैं। अच्छा, आप इसके मालिक आप हो? मालिक कौन है उसे रियलाइज कराना है। मालिक वो परमात्मा है। आप तो एज अ ट्रस्टी हो, जो इसको संभालने के लिए आपको परमात्मा ने निमित्त बनाया है। तो आप हर कार्य करने से पहले उस मालिक से पूछ कर करो। अगर आपने बिना पूछे मालिक को किया तो उसका रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? हर क्षण उस मालिक से पूछना है। बुआई करने से पहले भी उससे पूछो। आपकी जो ऋतु के अनुसार जो फसलें लगानी है उसे चिट्ठियों में लिखकर, या आप परमात्मा को पहले तो उनको बाबा का परिचय देना है। उस देते समय भी आपको कुछ मेडिटेशन कराना है। उस मेडिटेशन में भी आपको कैसे कराना है कि वहाँ आत्मा का लेसन ऐसे सहज रूप से नहीं ले जाना है। परमात्मा के लेसन को भी ऐसे युक्ति युक्त बताना है ना। मेडिटेशन भी उनको फीलिंग हो, उनको कुछ अनुभव हो, वैसे कराना है। कैसे कराना है? 2 मिनट आपको, ये ठीक होता है तब तक बताता हूँ। आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से रगड़ दो। ऐसे रगड़ो कि उसमें से आग निकलनी चाहिए। हाथ में ऊर्जा इतनी अंदर से, आपकी वो पॉजिटिव ऊर्जा इस पूरे हॉल को इतना पॉजिटिव कर रही है, और उसको आपको अपनी दोनों आंखों पे रख देना है। आपकी दोनों आंखों पर रखने के बाद एकदम साइलेंस हो जाइए, एकदम शांत, एकदम शांत हो जाइए। आप फील कीजिए कि आपके सामने एक, यही हॉल के अंदर बहुत सारे गुब्बारे हैं गैस के, जो हार्ट शेप में हैं, दिल के शेप में वो गुब्बारे हैं, अलग अलग कलर के हैं। आप सभी गुब्बारों को देखते हुए आप सबको करना है लाल कलर का जो गुब्बारा है उसे ही पकड़ना है, और लाल कलर के वो गैस के गुब्बारे में जो धागा लगा है उस धागे को आप अपनी उंगलियों में लगा लो। महसूस करो कि आपने अपनी उंगलियों में लगाकर यहाँ से आप बाहर गए। बाहर जो गार्डन है वहाँ हम सब खड़े हो गए हैं, और हम अपने हाथ में लाल कलर का गुब्बारा देख रहे हैं। अब धीरे धीरे महसूस करें कि आपकी उंगलियों से वो लाल कलर का गुब्बारे की जो रस्सी बांधी हुई थी वो धीरे धीरे आपकी उंगलियों से वो रस्सी निकल रही है। महसूस करें वो गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और आप उस ऊर्जा के रूप में उस गुब्बारे के पीछे 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 जा रहे हो। गुब्बारा और ऊपर और ऊपर, और आप भी उसके पीछे पीछे और ऊपर जा रहे हो। फील करो कि आप और ऊपर जाकर गुब्बारे के अंदर चले गए, और गुब्बारा हार्ट शेप में और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। अच्छा, किसी ने, कितने लोगों ने अनुभव किया कि लाल कलर का गुब्बारा आपने देखा? अच्छा, वेरी गुड।
तो समझ लो कि आपने ये एक प्रयोग कराया तो उनको वो रियलाइज़ होता है कि हम वो एनर्जी हैं, उसको वो फीलिंग करानी है आत्मिक रूप का। ऐसे और भी प्रयोग हैं, आगे आगे बताएंगे आपको। हो पॉइंटर, अच्छा इधर दे दिया। तो आपको उनको बताना है। ये इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, इसलिए मैं कुछ बता रहा हूँ। हमें इसके बारे में भी बहुत कभी कभार आपने जब भी रूरल विंग का प्रोग्राम्स अटेंड किया होगा तो भारत की महिमा के बारे में भी, सतयुग में कैसा था, त्रेता युग में कैसा था, फल फूल कनन काया कंचन काया थी, निरोगी काया थी, आप उनको भी उसके बारे में बता सकते हो। हर एक एज के अंदर भारत कितना संपन्न था, संपूर्ण था, और उसकी बदौलत थी खेती। खेती के अंदर हम जो भी माँ धरती के अंदर कुटीर उद्योग और खेती से हम जो पैदा करते थे विश्व भर में भेजते थे, और सोना मबलक था जिसके कारण मंदिरों में सोना था, इतना सोना था। अभी भी उसकी भंडारे कभी कभार खुलते हैं तो उसकी गिनती अभी तक नहीं हो पाती। जो पद्मनाथम मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर कितनी बार मोहम्मद गजनी ने लूटा, तो इतना सोना था। उतना सोना कहाँ से आया? हमारे भारत में पूरे विश्व के पेट भरने की ताकत थी। हमारा भारत भूमि इतना ताकतवर था। उस भारत की महिमा के बारे में आप उनको झंझोटो, उनको हिलाओ, समझाओ उस चीज़ को। ये हकीकत है, ये कोई बाह्य बात नहीं है। उसके बारे में, उसकी महिमा और उसकी सत्यता उनके सामने प्रत्यक्ष करना है। तो भारत की महिमा बताने के बाद कहना है कि फिर क्या हुआ। मुग़ल आए, अंग्रेज आए, और अंग्रेज़ों ने आने के बाद उन्होंने अपने देश में सारी हमारी ग्रंथ और हमारी व्यवस्था को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया, और साथ ही साथ देश को उस कगार पे ला दिया जब युद्ध हुआ, न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हुए। दूसरे देशों ने क्या किया, उनके बॉम्ब्स और खाद बनाए और चीज़ों में लाकर माँ धरती को दूषित कर दिया, और रसायन खाद यूज़ करते करते माँ धरती की सेहत भी हमने ऐसी खराब कर दी। इसीलिए उनसे भी पूछना है आपको ऐसे कि क्या आपने अपनी लौकिक माता है उसका कभी टेस्ट कराते हो? डॉक्टर के पास ले जाते हो तो क्या कहते हैं डॉक्टर? बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हो, डॉक्टर आपकी माता जी को हाथ लगाकर तुरंत दवाई देता है क्या? तो बोलेंगे नहीं। क्या कहता है डॉक्टर? बोले डॉक्टर कहता है रिपोर्ट करा कर लाओ। तो आप क्या करते हो, रिपोर्ट कराते हो कि नहीं कराते हो? बोले ज़रूर कराना पड़ेगा। कराने के बाद क्या करते हो, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, दवाई लिखता है, सुबह शाम रात्रि, भोजन से पहले, भोजन के बाद ये गोली खानी है, ठीक हो जाएंगे। क्या कभी आपने ये सोचा कि सारी गोलियां माता जी को अभी का अभी खिला दे तो जल्दी ठीक हो जाएगी? बोले नहीं सर, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं कर सकते तो क्या आपने अपनी धरती माँ का टेस्ट करवाया? बिना जाने समझे माँ धरती को आपने कितना दूषित किया। उसको क्या ज़रूरत है, कौन से खाद की कितनी ज़रूरत है, कितने तत्व ज़्यादा हैं, कितने तत्व कम है, बिना जाने समझे आपने क्या किया? आपने खाद दिए या डाले? पूछना ऐसे। तो बोले डाले। देना और डालने में फ़र्क है कि? अगर वो कहते नहीं हमने दिए, तो बोले देना और डालने में फ़र्क है कि नहीं है? तो बोले नहीं। तो समझ लो आप सभी 80 साल के बूढ़े हो गए, आपको अपने पोते के पोते, उसकी माना छोटा बच्चा है टाबर, उस टाबर को उसकी माँ कहती जा तेरे दादी को, तेरे दादा को रोटी डाल करा। आपको कैसा लगता है? बोले बुरा लगता है। तो उनको फीलिंग करानी है उसको चीज़ को, हाँ बुरा लगता है। तो आपको रोटी डालना, और वही टाबर को उसकी माँ कहती बेटा तेरी दादी को रोटी दे करा, तेरे दादा को रोटी दे करा। देना माना प्लेट में जाकर रखना होता है ना। आपने खाद क्या किए, डाले या दिए? तो बोले हाँ सर डाले। तो उनको रियलाइज़ हो कि हमने डाले हैं, खाद डाले हैं, दवाइयाँ दी नहीं है, डाली है। तो माँ धरती की हालत आपने कैसी कर दी? उसको बीमार कर दिया है। उस माँ धरती को ऐसे ही बीमार करते रहे। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो सरकार में और कुछ विज्ञानों की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये रिसर्च हुआ कि आने वाले समय में हमारी जो पैदावार अभी जो हो रही है और भी इसकी गिरावट आ जाएगी। अभी जितना अन्न हमें मिल रहा है
वो आने वाले समय में इतना अन्न भी नहीं मिल पाएगा। चावल मिल रहे हैं ना, वो चावल भी आने वाले समय में आपको उतने नहीं मिल पाएंगे। गेहूँ, हर चीज़ में। हाँ, तो ये आने वाली कुछ घंटियाँ हैं जिसको हमने अभी तक समझा नहीं है, और इस खाद के कारण हमारे मित्र कीट को हमने क्या किया, ख़त्म कर दिया। ये सारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमारे ये सारे जीव सृष्टि की हमें ज़रूरत है, इनके बिना खेती संभव नहीं है। तितली भंवरा क्या करता है, परागरज परागनयन का काम करता है, एक फूल से एक फ्रूट से क्या क्या वो काम करते हैं ना। कोई कीट आते हैं तो उस कीट को खाने वाले कुछ मित्र कीट होते हैं, इसे गुजराती में कहते हैं दाड़िया, लिटिल बर्ग, जो छोटे छोटे टपके वाले हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्तों के ऊपर ऐसे घूमते हैं, पत्तों के ऊपर कोई भी कीट होता है उस कीट को खा जाते हैं। तितली भंवरे सांप ये सारे हमारे मित्र जीव थे, उसको हमने क्या कर दिया, तो उनको रियलाइज़ कराना है कि हाँ हमने ये मार डाले, उन सबको ख़त्म कर दिया है। तो इस ख़त्म करने के बाद अभी हमारी खेती कैसी हो गई है। जो स्लोगन था उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ चाकरी, पूरा टैगलाइन उल्टा हो गया है। गलती किसकी, गलती किसकी। अगर आप तेज बॉल जो गेंद होती है क्रिकेट की, उस गेंद को आप दीवार पर तेज फेंकोगे तो उतनी तेज कैसी होगी, वापस आएगी कि नहीं आएगी। अब बुरा किसने किया है, माँ धरती को आपने किया है ना, मान रहे हो, उनको झंझोटना है। हाँ गलती तो हमारी ही है। तो उत्तम खेती से कनिष्ठ किसने बनाया, हमने ही बनाया। अगर उसे उत्तम कौन बना सकता है, हम ही बना सकते हो। तो वो उनको फीलिंग हो, उसको रियलाइज हो, तब उसे उत्तम बनाने की कि कैसे हमने उसको अस्पताल भरे पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरियाँ भरी पड़ी हुई है। हाँ, उसका कारण कौन है, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न की असर मन के ऊपर और मन की तन के ऊपर, और तन के कारण बीमारियां बढ़ती गई, जिसके कारण सभी समस्याओं का हल है भोजन। आप भी कहते हैं ना शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, ये खाओ। अन्न भी एक क्या है, पिलर है। हमारे 4 पिलरों में एक पिलर है, तो उसके प्रति भी आप जागृत कर सकते हो। ग्रामीण जीवन की प्रतिकृति जो पशुपालन और कृषि के बारे में भी बता सकते हैं। ये बताया गया है काफ़ी सारे। आप पार्ट 1 जो पार्ट 2 है ये वाली बुक्स में, उसके अंदर हमारे बहुत सारे ग्रंथ के बारे में लिखा हुआ है, और हर एक ग्रंथ में प्रकृति की और माँ धरती की क्या महिमा है। गाय क्या है, गाय को माता कहते हैं, धरती को माता कहते हैं, आकाश को पिता कहते हैं। ये हमारे ग्रंथ शास्त्र हमें सिखा कर गए हैं। तो क्या हमने उस माँ को, जब तक गाय और किसान दुखी है तब तक देश कभी खुश नहीं रह सकता, ये सत्य है। उसको रियलाइज करना है। जब तक उसको अंदर से फीलिंग नहीं आएगा, समझेंगे नहीं, तब तक उसके प्रति वो जागरूकता नहीं ला पाएंगे। शाश्वत योगिक खेती में देसी गाय का महत्व बताना है। जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाता हूँ क्योंकि समय की सीमा के अनुसार। तो भारतीय परंपरा में गाय का कितना महत्व है। बच्चा जन्म होता है तो भी गौदान किया जाता था, घर के अंदर कुछ प्रसंग होता है तब भी गौदान किया जाता है, घर में कोई शरीर छोड़ता है तब भी गौदान किया जाता था। गाय इतनी महत्वता थी कि गायों की पूजा और उसकी इतनी सेवा। कहते कि जिस देश में सबसे ज़्यादा पशुधन है उस देश की जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ सकती है। उस देश का हर प्रकार से ग्रोथ ही ग्रोथ है। प्रकृति भी उसके पीछे, पूरा उसका वायुमंडल भी इतना पावरफुल और तेजोमय रहता है। और आजकल अहमदाबाद में भी मैंने भाई बोल रहे थे कि इतना गाय का घी, 1 kg गाय का घी 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए हैं। अहमदाबाद में भी आप बंसी गिर गौशाला भोपाल में ही है, कभी विजिट करने जो अहमदाबाद वाले हैं वो भोपाल में ही नज़दीक में है, तो वहाँ पर बंसी गिर गौशाला एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि गाय के घी का कितना बड़ा रहस्य है। और वहाँ पर भी गाय का घी 2.5 लाख तक का 1 kg 2.5 लाख रुपए घी, और वो भी एडवांस बुकिंग, पहले पैसे डालते हैं और कुछ समय के बाद वो घी मिलता है। और वो ऐसी ऐसी बीमारियों को ठीक किया जाता है। वहाँ स्टार्टिंग ही होता है 3,000 रुपये से स्टार्ट होता है, वो भी 500 ग्राम 3,000 रुपये की। तो गौ
सेवा के ऊपर, गाय के ऊपर, प्रकृति के ऊपर आप गाय की समृद्धि के बारे में उनको बता सकते हैं। आपको ये बुक्स मिला हुआ है, उस बुक के अंदर ये पहला ही लिखा है भूमि उपचार। भूमि उपचार कैसे करना है वो भी आप किसानों को बता सकते हैं कि भूमि उपचार करने के लिए क्या करना है। जैसे कि हमारे यहाँ बुक्स में भी लिखा है हर्बल कृणाब जल बनाने की विधि है। फिर ग्रीन मैन्यूअर, जिसे लीला पड़वास, जिनके पास गाय नहीं है, गोबर नहीं है, कुछ नहीं है, धरती को ठीक करना है, तो शुरुआत में धरती को कैसे ठीक किया जाए, तो आप उसके अंदर दाल वाली फसल है, मूंग, उड़द, साथ ही साथ लीलो पड़वास जिसे ग्रीन मैन्यूअर कहते हैं, उस ग्रीन मैन्यूअर को भी आप मिक्स करके ढांचे को, उस ढांचा है, साण है, उसको खेत में वापस कल्टीवेशन करके उसको देना है। या तो उसको आप हार्वेस्टिंग करके रख लो और उसको मल्चिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे भी आपको मिट्टी ठीक कर सकते हो। तो उसके अंदर ये चारों आयाम दिए गए, जिसमें बीज उपचार। अब मैं थोड़ा इसके ऊपर आपको बता देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहीं प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे मधुबन में होते हैं, शांतिवन में होते हैं, तो हम किसानों को बीज उपचार के बारे में बताते हैं। फिर उनको बताते हैं अगर आपको इसके बारे में पता नहीं चलता तो नज़दीकी सेवा केंद्र में जाइएगा, सेंटर पर जाकर दीदी को बोलिएगा इस बीज का उपचार करके दो। तो आपके पास आएंगे बीज लेकर, तो फिर आप कैसे उपचार करेंगे? हाँ जी, बताइए बताइए, दीजिए। हाँ जी, बोलिए दीदी। हमारे वहाँ बहुत ऐसे आते हैं बीज लेके। जब शुरू में हम एक दिन ऐसा प्रोग्राम ही रखते हैं, भट्ठी रखते हैं योग की, और सब खेती करने वाले खेडूत को बोल देते हैं कि आज हम बीज को चार्ज करेंगे। हाँ। तो सब अपना बीज लेके आते हैं और फिर बाबा के कमरे में रखते हैं, बाबा के सामने, और फिर हमारी जो कमेंट्री है वो हम लगा देते हैं और फिर ऐसा गीत बजाते हैं और वाइब्रेशन देते हैं। अच्छा। और पॉजिटिव संकल्प उसके अंदर भरते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसको थोड़ी विधि को ठीक करना है आपको। कैसे करना है मैं आप सबको बता देता हूँ। इसको क्या करना है कि पहले जो मैंने बताया ना कि मालिक कौन है खेत का, वो है, उसे पूछकर आप खेती बाड़ी करो। उससे पहले लिखो कौन सी फसल लेनी है, चिट्ठी में लिख दो, सुबह रख दो। अमृत वेले उन बच्चों को सिखाना है, बाबा के बच्चों को अमृत वेले चिट्ठी रख दो अपने बाबा के पास में, और अमृत वेला पावरफुल करने के बाद उसमें से एक चिट्ठी उठाओ अमृत वेला पूरा करने के बाद, और उस चिट्ठी में जो लिखा है उसके बीज मार्केट से या जैसे भी आपकी व्यवस्था हो उस बीज को ले आओ। अच्छा, बीज मार्केट से ले आते हैं तो कभी कभार क्या करते हैं, मार्केट से लेने के बाद सीधा पाउच काट दिया, उस बीज को ठल दिया, उसको रख दिया, तो काफ़ी समय से उस पैकेट के अंदर बीज पड़े हैं। और बीज एक ऐसी शक्ति है जो उसके अंदर जीव सृष्टि है। अगर उस बीज के अंदर अंकुरण करना है तो हमें क्या करना है, उस बीज को कटिंग करने के बाद उनको भी आप समझाना है कि बीज को कम से कम 2 से 3 घंटा धूप में रखना है, सूर्य की एनर्जी को उसको देना है। तो 2 से 3 घंटा सुबह, चाहे आपने 9 बजे रख दिया, 11 बजे उस बीज को ले लो, धूप में उसे रख देना है। धूप अच्छी तरह से 2-3 घंटा उसको धूप दे दिया है तो उसके अंदर वो एक्टिवेशन हो जाएंगे, चार्ज हो जाते हैं, तो एक्टिव थोड़ा हो जाते हैं। उसके अंदर जो बीज की कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है, वो एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बैग के अंदर पड़े हैं। समझ लो आपको कोई बैग में पूर दे और जब उसका ऊपर का मुख खोल दे तो पहले तो आप बाहर निकल के क्या करेंगे, मर गई अंदर, तो है ना। तो वैसे ही बीज को भी होता है। तो बीज को खोलने के बाद उसे अच्छी धूप देना है, 3 घंटे धूप देने के बाद उसी बीज को शाम के समय याद रखना, शाम के समय उस बीज को परमात्मा के समक्ष रख देना है। चाहे आपके घर में जहाँ पर स्थान हो उस स्थान पर, या घर में कोई जगह पर उस बीज को आप देख लो और उस बीज को पावरफुल वाइब्रेशन दो, सकाश दो। ये एक एक बीज मोती समान है, इससे ही मेरे घर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी निभानी है। समाज में सारे व्यवहार इसी से ही करने हैं। आप बहुत शक्तिशाली हो, आप निरोगी, स्वस्थ, इतने तंदुरुस्त हो, उसको इतना चार्ज करके फिर उस बीज को आप महसूस करो कि उन सारे बीज को लेकर आप सूक्ष्म वतन में जा रहे हो।
और वहाँ बाप दादा आपके समक्ष हैं और बाबा को हाथ में देना है। बाबा ने उसे रिसीव करने के बाद बाबा के पास रखा और उस एक एक बीज को बाबा की पवित्रता की किरणें पड़ रही है, एक एक बीज मोती समान बन रहा है और उन बीज को कहना है आज आप परमात्मा की गोद में रहना है, आप परमात्मा की गोद में बहुत सेफ हो, आप बहुत चार्ज हो रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप रहो। वैसे उस परमात्मा की गोद में देना है और उसको कहना है कल मैं सुबह आऊँगी आपको लेने के लिए। तो बीज को दिया, रात भर रखना है ऊपर सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में रात भर रखकर उनको जाते समय उनको कहना है बाय, आप बहुत अच्छी स्थान पर हो, भगवान की गोद में हो, आप निश्चिंत रहना। ऐसे करके उनको बाय करके आ जाना है। फिर आ गए, आप सो जाओ। दूसरे दिन सुबह अमृत वेला उठकर वापस जाओ और वापस बाप दादा एक एक बीज को चार्ज करते मोती समान बीज की प्लेट आपको दे रहे हैं, उसको लेकर आओ और उस बीज को आप उस समय सुबह का समय उस बीज को सोइंग करने के लिए दे सकते हो। ये चार्ज बीज है। आपको छोटा सा प्रयोग करना हो, छोटे थोड़े बीज भी लेकर आप भी पहले प्रैक्टिकल कर लेना, है ना। कुछ आपको लगे तो फ़ोन करके भी बताना, क्योंकि आप सबके रिस्पॉन्स बहुत काम में आते हैं। तो आप ये प्रैक्टिकल किया हुआ है कुछ स्थानों पर और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो ऐसे चार्ज करना है। तो बीज बिना चार्ज कभी नहीं लगाना है ना। बीज हाँ बताता हूँ, ये रह गया पोषण जी। माइक में ओम शांति। हाँ जी। अगर मान लीजिए किसी किसान का खेत, मतलब कोई बाबा के बच्चे का ही खेत ज़्यादा है, हाँ जी। तो उसके तो बीज बहुत सारे बहुत होंगे, सारे, तो हाँ। वो खेत ये सेंटर पर कैसे लाएंगे? हाँ जी दीदी, उसमें ना बाकी सीड को उसको खुद को कहना है कि हाँ। आप ऐसा नहीं करो, आप उस बीज को आपके पास है ना, आप उसे ही इमर्ज करके आपको वतन में छोड़ देना मतलब है। अगर वो सेंटर पे लाना चाहे तो हाँ, थोड़ा थोड़ा बीज हाँ, आपके और पास फिर ले आए, वो फिर उसमें क्योंकि मिक्स आप कर लोगों दें। के वाइब्रेशन बहुत काम में करेंगे। जी। वो तो बेचारे करते ही हैं, वो अपनी भावना से करते हैं, मगर आप उसे और चार्ज कर हाँ, सकते तो हैं। सेंटर पे थोड़े ही लाए थोड़े और ही फिर लाए, उसमें बाकी मिक्स कर दें। क्या होता है कि कभी कभार कुछ किसान बीज लेकर आते हैं और सेंटर में ओपन रखते हैं। आप समझ लो कि ये मौसम है, इस मौसम में क्या होता है, हवा में थोड़ी नमी सी भी रहती है। नमी के कारण उस बीज के अंदर फंगल आ जाती है और फंगल के कारण उस बीज के अंदर शुरुआत में काफ़ी लोग क्या करते थे, कुछ दिन तक रखते थे। मैंने सुना है तब तक तो काफ़ी लोग तो काफ़ी 1 वीक रखते हैं। अब 1 वीक तक आप ही सोचो कि कुछ बीज को आप खुले में छोड़ा है तो उसमें कितनी, और हर एक प्रकार के संकल्प जाते हैं, जो आता जाता है आपने तो रख दिए उसी भावना से, मगर उसके अंदर वाइब्रेशन, साथ ही साथ उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन आता है जो आगे जाकर दिक्कत करता है। दूसरी चीज़ इन्होंने जो बताई थी कि जीवामृत का, तो जब ये चार्ज हो गए उसके बाद अमृत वेला जब बाबा से लेकर आने के बाद उसको आप बीजामृत, हर्बल कुणाप जल, दूसरी और भी विधि है, सब्जियों की फसल है, अगर आप छोटी सी बागवानी कर रहे हो, सब्जियों की खेत लगा रहे हो, तो उसमें होता क्या है कि बीज बुआई करते समय कुछ पंछी आते हैं, वो बीज को खा जाते हैं, है ना। आपको भी बोलेंगे दीदी हमारा तो बीज लगाते हैं ना तो कुछ पंछी खा जाते हैं, ये हो जाता है। तो आपको क्या कहना है, उसको जब चार्ज करने के बाद अमृत वेले लेकर आए तो उस बीज को आपको ट्रीटमेंट करना है। वो ट्रीटमेंट ऐसा है, बीज की क्वांटिटी के अनुसार, कुछ फिक्स नहीं देना है, बीज कितना है उसकी क्वांटिटी के अनुसार आप अपनी दिमाग से गौमूत्र लेना है थोड़ा सा, उसके अंदर अगर नॉर्मल छोटी किसान है जिसको बहुत छोटी ज़मीन है और सब्जियों की बीज तो बहुत कम चाहते हैं, तो उसके अंदर आप उसकी मात्रता जो है गौमूत्र की है उसकी मात्रता से मना 25% उसके अंदर मिर्च डाल दो, लाल मिर्च, और धनिया पाउडर
जो घर में हम लोग धनिया पाउडर यूज़ करते हैं वो धनिया पाउडर डाल दो। उसको डालने के बाद 10 मिनट हिलाकर रख दो। 10 मिनट 10 मिनट हो जाते हैं, फिर जो बीज आपने चार्ज करके ले आए उस बीज को उसके अंदर डाल दो। 10 मिनट बीज को अंदर डाले हुए रखना है। अगर टिश्यू वाले क्रॉप है, धरू वाले क्रॉप है, तो ऐसे कोई बड़े से बर्तन में बनाकर उसको टिश्यू को भी डीप कर सकते हैं। मगर उसके अंदर टिश्यू वाले क्रॉप में मैं आपको अलग से थोड़ा सा उसके अंदर चूना भी बहुत ही कम मात्रा में, जैसे कि मूंग का दाना, उड़द, ये चने का दाना है, उतना थोड़ा सा चूने का जो आता है टोटी वाला भी, उसमें ऐड कर सकते हो। और बाकी ये सीड है तो उसके अंदर ये 10 मिनट डीप कर देना है बीज को। 10 मिनट हो जाने के बाद 10 मिनट के बाद उसको निकाल देना है और फिर आपको सोइंग करना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ में जो लगाया कि जैसे कि मिर्ची पाउडर लगाया, मिर्ची की इंसान के अलावा कोई नहीं खाता। और मिर्ची का ट्रीटमेंट करने के बाद उसके अंदर अगर कोई पंछी आएंगे वो पंछी भी नहीं खाएंगे। धनिया पाउडर इसलिए लगाया कि धनिया पाउडर के कारण जो फंगल इन्फेक्शन आ जाती है, कभी कभार नम पानी ज़्यादा हो जाता है, मिट्टी के अंदर भी कुछ फंगल होती है, तो फंगल के कारण सीड खराब हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होते, इसलिए उसको चार्ज करना है। तो ये आप प्रयोग करना और रिज़ल्ट आपको इसमें बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर जो मिट्टी के नीचे होने वाले क्रॉप है, जैसे कि हल्दी है, अदरक है, या बीट रूट है, आलू है, तो उसके अंदर चूने की मात्रा थोड़ी बढ़ानी है आपको, क्योंकि चूना उसके अंदर बहुत चाहिए, माना पाउडर के फॉर्म में, या तो आप घोल बनाकर द्रावण बनाकर डालेंगे। जिससे क्या होता है, चूना एक तो सॉइल में वो चार्ज कर देता है, अंकुरित भी जल्दी हो जाता है, दूसरा उसके ऊपर किसी भी प्रकार की फंगल इन्फेक्शन नहीं आएगी, कोई भी प्रकार के रोग जीत नहीं आएंगे। जल उपचार करना है, जल उपचार कैसे करना है उसके बारे में तो बहुत अच्छी विधि इस बुक में भी लिखी है। और पानी एक ऐसे ही है जो सेंसिटिव है, इसीलिए मसारू इमोटो को भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जिसने पानी को कैसे चार्ज किया। और पानी इतना सेंसिटिव है कि आप जैसा सोचोगे पानी के अंदर वो इफेक्ट होती है। इसलिए जल देते समय पानी तत्व के अंदर जो ज़मीन के अंदर रहे हुए जीव सृष्टि को है, उनको भी कहना है कि कल हम जल दे रहे हैं, आप अपना स्थान पे अच्छी तरह से सेट हो जाइएगा। और इस जल तत्व हर एक को चाहिए, प्रकृति को भी चाहिए, तो उन जीव सृष्टि को तो अगले दिन ही उसे योग करके दे देना है। दूसरा काम करना है, अमावस्या और पूनम उनको बतानी है। अमावस्या के दिन क्या होता है, अंधकार के अंदर दो कीटों का मिलन होता है। तो दो कीटों का मिलन होता है तो वहाँ पर वो कोसेटो अंडा रखना ये प्रोसेस करते हैं। तो आप अमावस्या के अगले दिन, जैसे कि कल अमावस्या है, तो आज रात को उसे पवित्रता के 5 मिनट पौधों को वाइब्रेशन देना है। चाहे आप वहाँ खेत में नहीं हो तो भी घर पे रहकर शाम को सोने से पहले पवित्रता के अच्छे वाइब्रेशन दे देना है। पवित्रता के कारण क्या होता है, कीट वहाँ बैठेंगे, फिर उनको लगेगा ये स्थान हमारे बैठने के लायक नहीं है, तो पवित्रता के कारण वहाँ बैठेंगे नहीं। दूसरा ये भी कर सकते हो, अमावस्या के अगले दिन फॉलियर स्प्रे करना है, जैसे कि नीम के पत्तियाँ हैं, नीम अर्क है, दूसरी भी हमारी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर विधि लिखी हुई है, उसको भी जैसे आप हर प्रकार के पेस्ट के रूप में आप छिड़काव कर सकते हो, जिससे कोई कीट मरते नहीं हैं। इससे क्या होता है, उसकी गंध, उसकी सुगंध के कारण कीटों का वहाँ मिलन नहीं होता है और वहाँ अंडे नहीं रख पाते, कोसेटो नहीं रख पाते, जिसके कारण रोग कम आएंगे, रोग न के बराबर आएंगे, अगर ये ध्यान रख दिया। पूनम की चंद्रमा की रोशनी क्या करती है, उससे पहले अगले दिन अगर आपने दूध है, खट्टी छाछ है, और भी जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट है, हमारा हर्बल कृणाप जल है, जीवामृत है, जो भी आप किसानों को जो ठीक लगे उसको चाहिए उस समय न्यूट्रिएंट के रूप में, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी के समय उसको अच्छी सी भूख लगेगी और उसके अंदर दूध भरने का काम होता है। जो भी आप फसल भी लेते हो, तो अगर कटाई हार्वेस्टिंग भी करते हो तो पूनम के 2 दिन पहले आपने कटाई करके उसका वेट थोड़ा सा कर ली थी, माना चौरस बाय चौरस फीट आप करके उसकी कटाई करके वेट करेंगे, और पूनम के 2 दिन के बाद कटाई करेंगे। दोनों के अंदर बहुत डिफरेंट आपको महसूस होगा कि पूनम की चंद्रमा की रोशनी क्या काम करती है। उस समय फ्रूट के अंदर दूध भरने का काम होता है, फ्रूट का वेट भी बढ़ाता है, स्वीटनेस भी बढ़ाती है। आप देखिए कोई भी ऊपर लगने वाले फ्रूट होते हैं ना, वो आप पूनम के दूसरे दिन खाएंगे तो बहुत मीठा लगेगा। अगर आपने पूनम के अगले दिन या अगले दिन आपने काट कर या चलो खा लिया तो आपको खट्टे लगेंगे, वही चीज़ या इतना टेस्ट नहीं आएगा जो पूनम के 2 दिन के बाद आता है।
तो इसके बहुत बड़ा रहस्य है, बाकी आगे भी बताएंगे इसके बारे में। तो ये थोड़ा बताना है। फ्लावरिंग फ्रूटिंग के टाइम में भी ध्यान रखना है कि इसमें दी हुई चीज़ें हैं, जब फ्लावरिंग स्टेज आने से पहले आपको देना है और फ्रूटिंग से पहले। एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि कुछ साइंटिस्ट जैसे कि जगदीश चंद्र बसु हैं, परंपरागत खेती में कैसे हम यूज़ करते थे। जगदीश चंद्र बसु का एग्जाम्पल लिख सके, पौधों में संवेदनाएं, अन्नामला यूनिवर्सिटी के अंदर भी डॉक्टर टी.सी. सिंह ने म्यूज़िक के ऊपर किया है। ये वृक्ष आयुर्वेद के ऊपर आपको बताया हुआ है। भूमि का कैसे उपचार, कंपोस्ट खाद कैसे बनानी है, ये कंपोस्ट खाद और भूमि के जो बेसल डोज बनाने की कुछ विधि जो बुक्स में भी दी गई है। एक चीज़ है जो है गौ कृपा अमृतम, ठीक है। अब गौ कृपा अमृतम बताने से पहले एक 5 मिनट आपको थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। आप अपने अपने स्थान पर सारी चीज़ें साइड में रखकर थोड़ा सा खड़े हो जाइए। नहीं, सब स्वस्थ है, सब देख रहे हैं अच्छी तरह से, फिर भी थोड़ा सा क्या होता है, हमारा ब्रेन की कैपेसिटी होती है और ब्रेन इतना एक्सेप्टेबल नहीं कर पाता, कभी कभार थोड़ा हैवी हो जाता है। अब दोनों हाथों को ऐसे ऐसे कीजिए, अब उसको अच्छी तरह से ऐसे ऐसे कीजिए कीजिए। अब आप उन गहरा श्वास लीजिए। अगर हो सके तो ये चीज आपको अमृत वेले भी कर सकते हो। 3 बार श्वास मुख से लेना है ऐसे, फिर 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर धीरे धीरे मुख से ही ऐसे 3 बार करना है। अब आपको करना है श्वास गहरा, नीचे बैठ जाइए। अभी ऐसे करके ये ऐसे कर देना है। इससे क्या होता है, आपको करीबन 5 बार करना है। एक से छोड़ना, एक से निकालना। ये 1 बार हुआ, ऐसे 5 बार करना है। आपके ब्रेन में ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगी, इसके कारण कभी भी आपका ब्रेन में थकावट फील नहीं होगा। हाँ, फिर वो एक है भ्रमरी, इसको भी आप 3 बार कर सकते हो। भ्रमरी का करके, वो तो आप सबको मालूम है। इसको भी आप कर सकते हो, मगर ये नहीं कराना है क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए। चलो आगे जाते हैं, स्टार्ट कीजिएगा भाई जी। ये एक बहुत अच्छा जामुन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। अगर किसी को भी चाहिए तो अपने तपोवन में से भी ले जा सकते हो। अहमदाबाद से नज़दीक में रहने वाले बंसीगिर गौशाला में आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। ये एक ऐसा जामुन है, आप हर किसान को बांट सकते हो और ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरा, आप बहनें भी छोटे छोटे चीज़ों में कुछ करते हो तो उसके अंदर भी आप केला लाते हो गुरुवार के भोग में, कभी कभार भाई बहनों को देने के लिए, बाबा को भी भोग में थाली में रखने के लिए। तो केला है, नींबू है, संतरा है, इन सबको भी आपको एक ड्रम में डाल दो, पानी डाल दो और गुड़ डाल दो, मिक्स करके उसको हिला दो। आपको 15-20 दिन तक ऐसे खाली माना शुरुआत में खाली गोल डालकर हिला दिया और 2 दिन के बाद उसको ढक्कन खोल के थोड़ी सी एयर निकाल दो। वैसे कोई ड्रम में कोई चीज़ में रख देंगे, ये एक बायो एंजाइम बन जाता है। उसको भी आप पानी के साथ दे सकते हो, फॉलियर स्प्रे कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे ले सकते हो। ऐसा ये गौ कृपा अमृतम एक ऐसा ही फर्मेंटेशन प्रोसेस है। इसके अंदर बहुत सारी जीव सृष्टि है। उस जीव सृष्टि को बढ़ाने के लिए आपको गुड़ की ज़रूरत होती है और छाछ अगर गाय की मिले तो अच्छा है। खट्टी छाछ, लस्सी भी कहते हैं कुछ लोग हिंदी में, बाकी गुजराती में छाछ कहते हैं, लस्सी कहते हैं। तो उसको भी आप इसके अंदर 1 लीटर उसको अंदर डालना है और बाकी गुड़ और पानी, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसान को आप इससे क्या है कि जो वर्मी कंपोस्ट ये भी कुछ, अगर उसके पास गोबर प्रॉपर है तो 15 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा ऐसे बनाकर बेड में वो गोबर डाल देता है, उसके ऊपर ये इसका फॉलियर स्प्रे कर देता है। तो
तो अच्छी तरह से बहुत स्पीडली कंपोस्टिंग हो जाता है और वो ऐसा दानेदार जैसा खाद तैयार हो जाता है। तो इसको डालें और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। पानी के ऊपर तो जो बता दिया है कि मशारू इमोटो के बारे में कि ये पानी के अंदर जल के प्रयोग का बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फसल संरक्षण के ऊपर भी अगर आपका पौधा शक्तिशाली है, मिट्टी शक्तिशाली है, तो कोई भी प्रकार का कीट नहीं आता है। मगर अगर मिट्टी कमज़ोर है या पौधा कमज़ोर है, एक तो होता है उसको योग की ज़रूरत रहती है, योग वाइब्रेशन आपको देना है, और पौधा कमज़ोर भी हो जाता है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें बताई गई है, बुक्स में भी है, तो इसको आप डालेंगे, जैसे कि 10 पर्णी अर्क है, नीम अर्क है, फफूंद रोग जैसे कुछ फंगल इन्फेक्शन आते हैं, पौधे सिकुड़ जाना, पौधों के ऊपर दाग हो जाते हैं, तो उसके लिए ये पूरा प्रोसेस है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। मगर ये सारा जो भी द्रावण बनाते हैं उसके अंदर उनको खास कहना है कि ये जो भी दवाई बना रहे हो तो दवाई के साथ साथ योग का प्रयोग करना है। कैसे करना है कि परमात्मा की याद में पवित्रता की शक्ति की किरणों को चार्ज करना है। अनुभव करें कि परमात्मा की शक्तियों की किरणें, पवित्रता की किरणें इसमें उतर रही है, यह दवा अधिक कार्यक्षम हो रही है और इससे रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी। कोई भी कीट अथवा बीमारियां इससे तुरंत निकल जाएगी। 10 मिनट तक ये अनुभव करना है। ऐसे आप कुछ भी देते समय, चाहे हर्बल क्रोनाप जल देते हो, कीटनाशक दे रहे हो, तो हर किसी चीज़ के ऊपर 5 या 10 मिनट ऐसे योग के वाइब्रेशन आपको श्रेष्ठ संकल्प करके आप दे सकते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो प्ले कर दो ना। ये वीडियो के अंदर ये चीज़ दिखाई गई है कि पौधों में संवेदनाएं होती है, पौधे भी हमसे बात करते हैं, पौधे भी मनुष्य की तरह ही होते हैं। उनको भी अगर डांटोगे तो वो भी डर जाते हैं, है ना। तो ये प्रयोग के अंदर दिखाया कि पौधों में फ्रूटों माना संवेदनाएं होती है उनके अंदर भी। This tree you can see. ये एक जैसे कि कोई भी लता वाले पौधे होते हैं तो उसकी आगे वाले को सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो आगे से ड्राई हो जाता है। अभी कोई भी बेल वाली सब्जी होती है, अगर उसे सपोर्ट नहीं दिया तो वो झुक कर फिर। इसमें एक प्रयोग किया हुआ है, ए और बी नाम के 2 पौधे रखे, एक का नाम रखा है ए, एक का नाम रखा बी। एक को प्यार करता है, एक को डराता है, गुस्सा करता है उसके ऊपर। डे फर्स्ट उसे कहता है तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत मीठे हो, प्यार कर रहा है। उसे कहता है मैं तुम्हें बहुत डर रहा हूँ। और एक को कुछ भी अनाप शनाप बोलकर डांट रहा है। दूसरे को पानी दे रहा है प्यार से कि मैं तुम्हें अमृत तुल्य पानी दे रहा हूँ, तुम कितने चार्ज हो रहे हो। और एक को नफरत से पानी दे रहा है। एक को अच्छे अच्छे न्यूज सुना रहा है और अच्छे अच्छे मैसेज उसको समझा रहा है, और दूसरे को क्या कर रहा है, उसको सीरियस ऐसे प्यार से कर रहा है। दूसरे को उसको डांट रहा है, उसको कुछ भी बोलता है। अब 10-30 दिन के बाद ये रिजल्ट देखो, ये 2 इंच बढ़ गया। और ये आप देख सकते हैं कि पौधा कैसे होता है। पौधों में संवेदनाएं होती है, इसलिए किसानों को भी कहना है कि खेत में जाओ, चक्कर लगाते समय समझो कि आपके बच्चे आपके सामने खड़े हैं और उनको प्यार से नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा, वो पीडीएफ। हाँ, तो उसके अंदर खेत में अगर जाते हैं कि आपके बच्चे हैं, आप उनको देखो, आप घूमोगे ना, आपकी पवित्रता की शक्ति आप उनके सामने देखना, पौधे ऐसे झूमने लगेंगे। वो झूमते हवा से नहीं झूमते हैं, वो आपकी प्यार और स्नेह, उसको अंदर महसूस होता है मेरा मालिक आ गया, उसको दिल से ऐसा होता है हाँ मेरा मालिक आ गया। तो आपको देखना ही काफ़ी प्रकार के रोग ठीक हो जाएंगे। वो पौधा अपने आप चार्ज फील करता है। नेक्स्ट, एक वीडियो तो मेरे ख्याल से आप सबने देखा होगा, यूरी गैलर का। उसने भी हाथ में मूंग के दाने रखे थे और उसके अंदर उसको कहता है कि प्लीज़ ग्रो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ग्रो कर लो। और साथ में क्या किया, आसपास छोटे छोटे बच्चों को बिठाया और चिल्ड्रंस को कहता है चिल्ड्रंस लुक एट माई हैंड, बच्चे लोग तुम मेरे हाथ में देखो। बच्चे देखते हैं, फिर उसको सकाश देता है, शुभ भावना देता है, प्लीज़ ग्रो।
मगर फिर भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं होता है। तो बच्चों को कहते हैं चिल्ड्रन लुक एट माय हैंड, बच्चों को वापस देखने के लिए बोलता है, क्योंकि बच्चों की दृष्टि कैसी होती है, पवित्रता, और पवित्र दृष्टि को देखकर फिर उसके अंदर शुभभावना करता है, तो हाथ में जर्मिनेशन होते हैं। ये यूरी गेलर दादी जानकी के साथ लंदन में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, उसने अपने अपने अलग अलग चीज़ों को दिखाया था। और इसको फुल स्क्रीन कर दो, ओके, नीचे से होता है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। राजयोगी किसानों को क्या करना चाहिए उसके ऊपर ये कुछ चीज़ें बताई हैं। गोबर के ऊपर तरल जीवामृत बनाने की प्रोसेस जो बताई है, ये भी आपको बुक में मिल जाएगी। गाय के प्रति प्यार और स्नेह संवेदना, आजकल लंदन में और कुछ विदेशों में तो काफ़ी लोग बीमार व्यक्ति उसके ऊपर हाथ घुमाने के भी पैसे देने पड़ते हैं, तब जाकर गाय पर हाथ, और काफ़ी सारी बीमारियां ठीक होती हैं, और ये फैक्ट है। हाँ, कलोल में भी एक गौशाला है गायत्री मंदिर की, ऐसी तो बहुत सारा जगह गौशाला है। आप सुबह सुबह जाएंगे, जब वो लोग पहला जब यूरिन निकलता है तो उसको लेने के लिए लाइन लग जाती है। कैंसर पेशेंट ज़्यादातर लेते घी का प्रयोग करते हैं। मुर्दा को स्वस्थ करने के लिए आच्छादन, हरी खाद कंपनी, ये कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है, ओके। खेत के ऊपर, एक तो मेड़ के ऊपर पेड़ लगाने के लिए उनको जरूर बोलना है, और पेड़ हो सके तो उनको दो दिशाएं, पूरब और पश्चिम की तरफ मेड़ पर लगाए, मगर हाइट के अनुसार उसे ओपन साइड रखना है। उत्तर और दक्षिण की दिशा कैसे, दक्षिण का सूर्य जो होता है वो पौधों के अंदर बहुत ताकत देता है, इसीलिए आप देखना हर घर के ऊपर सोलार प्लेट लगी होगी। वो सोलार वाले क्या करते हैं, दक्षिण की दिशा जहाँ से आता है वहाँ से उसका सूर्य की जनरेशन को यूज़ करता है। तो ये भी एक है कि वो दिशा के अंदर पेड़ की ग्रोथ भी, बड़ी हाइट वाला छोटा ग्रोथ वाला वैसे रखना है, दक्षिण का धूप अच्छी तरह से ले सके। खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने से अनगिनत फायदे हैं। और दूसरा कि ऐसे पेड़ लगाए जैसे कि कुछ जिसमें फलियाँ आती हैं, जिसके अंदर जैसे कि मोरिंगा है, या तो और भी पत्ते जिसमें छोटी कोई भी फली आती है, फ्रूट की तरह लंबी सींग जैसा आता है, वो पौधों में एक कमाल ये होता है, वो हवा से नाइट्रोजन लेकर ज़मीन में छोड़ता रहता है। जो उड़द मूंग का क्रॉप करता है, जो दाल वाली फसलों में करता है, वही चीज़ ये पौधे जो होते हैं जिसमें सींग आता है, वो भी हवा से नाइट्रोजन लेता है और वो रिलीज करता है, जिसके कारण यूरिया की खपत कम हो जाती है। ये प्रूव हुआ है। दूसरा, कुछ पंछी बैठते हैं, अब पीपल है, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी है, या उसके अंदर पंछियों की जो बीट होती है, उसे अघार, तो उसको भी पानी में घोल बनाकर आप जड़ों में दे देते हैं, या कोई खेत नया बनता है, या तो वो ये प्रॉपर डीएपी है, फॉस्फोरस है उसके अंदर, अनगिनत फॉस्फोरस है, तो इसको भी देते हैं। तो ये भी आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप पौधे लगाने से बहुत सारे फायदे, मित्र कीट बैठेंगे, वहाँ से तितली भमरे ये सब के भी काम करेगा। खेत के अंदर सबसे अहम रोल जाता है, इसलिए कुछ साइड में फ्लावर क्रॉप है, फूल लगाए, बीच बीच में गेंदे का फूल लगाए, मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न लगाए। खेत की मेड़ पर ऐसे पेड़ ना लगाए जो खाली छाया ही दे, मगर ऐसे पेड़ लगाए जहाँ पंछियाँ आकर बैठ सके। दूसरा, हमें उससे इनकम जनरेट हो, जिसमें जैसे कि मोरिंगा का जो प्लांट है, जिसे हरसिंगा भी लगा सकते हो। मोरिंगा माना अपना जिसे सरगवो, और दूसरा क्या कहते हैं हिंदी में, सहजन का पौधा लगाए, जिससे सहजन के पत्तियां भी गिरती है तो भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं पौधों में। पौधों की जो पत्तियां होती है वो क्या होती है कि पौधा जितना हाइट है उतना ही उसकी रूट भी स्ट्रेट नीचे जाती है, और वो ज़मीन से बहुत सारे पोषक तत्वों को खींच कर ले आता है ऊपर तक, और उसकी पत्तियां जो गिरती हैं उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, और वो पत्तियां गिरने से हमारी खेत में नेचुरल रूप में माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलते हैं, जो किसान बाजार से लेकर आते हैं वो भी रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि बाजार से लेने वाले जो लेकर आते हैं वो पौधा कभी डायरेक्ट नहीं खाता है, पौधा कभी डायरेक्ट नहीं खाता। अभी समझ लो अभी दोपहर में आप सबको एक कटोरी चावल और गेहूं दे दिया जाएगा, खा लेंगे क्या?
खा लेंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो कच्चा है, नहीं खा सकते। तो वो पकाने का काम, जो मिट्टी के अंदर जो अलभ्य रूप में पड़ा हुआ है उसे लभ्य रूप में परिवर्तन करने का काम करता है, वो है सूक्ष्मजीव, वो है बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है पेड़ पत्तों के नीचे, ये जो भी हमारे उसके अंदर बहुत बैक्टीरिया की पनप रहती है। तो वो हमारे जीव सृष्टि को बढ़ाने के लिए खेत में पेड़ लगाने, मेड़ के ऊपर पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी है। कई लोग सोचें दीदी आप बोल रहे पेड़ लगाओ, मगर उस पेड़ की छाया गिरती है तो हमारा तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो उसको अल्टरनेटिव सोचना है कि जैसे पेड़ की छाया पड़ती है तो वहाँ वैसी चीज़ लगाओ जो कम धूप में होने वाली है, जैसे धनिया लगाए, मेथी लगाए, और क्रॉप है जिसको कम धूप चाहिए, तो आपका सब्जियाँ तो चाहिए ही चाहिए, अल्टरनेटिव क्रॉप पसंद कीजिए। मगर पेड़ के मना उसकी छाँव के नीचे ये उनको बताएंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और इसके इनकी आमदनी भी होगी। फल वाले पौधे लगा सकते हो, इसमें मित्रजीव, तितली, भंवरे, ये सारा भी आता है, तो इससे भी हमारा बहुत सारा बेनिफिट होता है। मिश्रित क्रॉप, हल्दी, मूंग, उड़द, तुअर। तुअर का क्रॉप ऐसा है कि सबसे ज़्यादा वो हवा से नाइट्रोजन लेता है और तुअर मिट्टी में नाइट्रोजन रिलीज करता है। आप कभी मध्य प्रदेश, गुजरात की बॉर्डर क्रॉस करके जब एमपी में घुसेंगे तो एमपी के खेतों में देखेंगे तो कई किसान क्या करते हैं, खेत की मेड़ पर तुअर का पौधा लगाते हैं। तुअर का पौधा नाइट्रोजन लेता है, रिलीज करता है, तो यूरिया की खपत कम हो जाती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानकारी आपको काम में आएगी। मूंग, उड़द, ये मूंग क्या करता है, मूंग भी हवा से नाइट्रोजन लेता है, ज़मीन में रिलीज करता है। तो हल्दी के क्रॉप में नाइट्रोजन ऑटोमेटिक मिल जाता है, तो यूरिया की ज़रूरत नहीं रहती, जो नेचुरल फॉर्म में मिल जाए। और वो नेचुरल मिल जाती क्योंकि हवा में 76% नाइट्रोजन ऑलरेडी है, मगर पौधा डायरेक्ट ले नहीं सकता है, वो लेने का काम करता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, और उसको पौधे को आप जैसे निकालेंगे तो उसकी मूल की गंडिकाएँ होती है, वहाँ पर उस गांठें होती है, छोटी छोटी गांठें। वो गांठें क्या करती है, नाइट्रोजन को रिलीज करती हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए मल्चिंग करते हैं। किसानों को आप ये समझा सकते हो कि जैसे कोई भी आप पौधा लगाया तो उसकी जो नीक है, जहाँ पर आप पानी दे रहे हो तो पानी ऊपर उड़ ना जाए। दूसरा, मिट्टी को ढक कर रखेंगे। शरीर को जैसे हमने ढकने के लिए कपड़े पहने, वैसे मिट्टी को भी ढकना ज़रूरी है। जब तक ढकेंगे नहीं तब तक मिट्टी ठीक नहीं होगी। मिट्टी को ढकेंगे उतना बेनिफिट है, क्योंकि केंचुए जो है ना वो रात दिन काम करते हैं, सुबह शाम काम करते हैं। मगर अभी इंसानों ने क्या किया, मिट्टी को ओपन कर दिया, जिसके कारण केंचुए क्या करते हैं, रात को काम करते हैं, दिन में काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि दिन में उनको डर लगता है हम ऊपर आएंगे पंछी आकर हमें खा जाएगा। अगर उसको ढक कर रख दिया तो उनको लगेगा अभी भी रात ही है, चलो काम करते रहो। तो ये 24 आवर्स जो फ्री में मिलने वाले मजदूर है, वो तो 300 रुपया लेते हैं पर डे का, और ये तो फ्री में काम करने वाले हैं, तो इसको भी हमें फायदा है। दूसरा, माइक्रोन्यूट्रिएंट कुछ ऐसे उड़ जाने वाले, खत्म हो जाते हैं मिट्टी में, उसको जीवित रख सकते हैं। तो मल्चिंग, खेत में जो भी कचरा है उस कचरे को आप, जैसे खरपतवार है तो उसे भी उखाड़ कर उसे मल्चिंग कर दो। मल्चिंग से बहुत फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। जल व्यवस्थापन, पानी की व्यवस्थापन। पौधा कभी पानी नहीं पीता, पौधा नमी लेता है और नमी को देना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अब आपको पानी 1 गिलास चाहिए, कोई आपको पूरा पानी में डुबा दे तो थोड़ी देर तो लग जाए, अरे बाप रे गया मैं काम से, अब तो होता है ना। अब पौधे को हम लोग क्या करते हैं, इतना पानी दे देते हैं। उनको ऐसे समझाना है, क्रिएटिविटी, जिससे उनको भी पसंद है। तो पानी देना कैसे है, नमी के रूप में। खेत की मेड़ पर जो भी हमारे बड़े पौधे हैं वहाँ पर एक नीक बना दो, और उस नीक में सी शेप में बना दो या तो यू शेप में बना दो, और एक जगह पर अच्छा गड्ढा करके जो भी पानी है उस पानी को एकत्रित करो। खेत का पानी खेत में रहे, और वो पानी हमारी हर फसल में, जैसे कि आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि गेहूं का क्रॉप, काफ़ी लोग गेहूं के क्रॉप में 8 बार पानी देना पड़ता है। अब जैसे उत्तर गुजरात की बात करें तो वहाँ पर 8 बार पानी देना उनके लिए संभव नहीं है, इतना खर्चीला है, क्योंकि यहाँ पानी ही प्रॉपर एक तो नहीं मिल पाता। दूसरा, खारा पानी है, नमक वाला थोड़ा सॉल्ट वाटर आ जाता है। तो पानी की अच्छी तरह से जरूर, क्योंकि आने वाले सबसे बड़े प्रॉब्लम होगा पानी का,
खेत में पानी की यूज, जल व्यवस्थापन के बारे में। तो ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी कैसे सिंचन करे, बारिश का पानी संजो कर रखे। आजकल तो कम हो गया, बाकी पहले तो खेत के अंदर साइड में एक मेड़ पर गड्ढे करके रखते थे जिसमें पानी भरा रहे, पानी को शेव करने का काम करते थे। छोटा सा तालाब बनाते थे। खेत जहाँ पूरा होता है रोड के साइड में होता है, तो वहाँ पर नीक रहती थी, वहाँ पर पानी रहता था, जिसके कारण खेत में नमी रहती थी। और कुछ पौधे क्या करते हैं, पानी की तलाश में करीबन 10 किलोमीटर तक लंबे जाते हैं। जैसे हमें पानी ना मिले तो हम कितना प्रयास करते हैं, भागते हैं, तो वैसे पौधे भी भागते हैं। भले पेड़ आपको ऊपर एक जगह दिख रहा है, मगर उसकी रूट की जो पौधे की जड़ें हैं वो काफ़ी ट्रैवलिंग करती है। जहाँ तक उसको पानी नहीं मिलेगा वहाँ तक वो ट्रैवलिंग करेगा पानी खींचने के लिए। ये पानी को आप सेव करेंगे, उसको भी पानी के ऊपर ड्रिप इरिगेशन के बारे में बता सकते हैं। पानी को कैसे कम यूज़ करके उसको कैसे फिर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको एपीओ के बारे में तो बता ही दिया है, जिसके अंदर आप उसकी जो भी प्रोडक्ट है, आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में संगठित रूप से काम करो किसानों को। भले हमें एपीओ बनाना ना आए, कुछ ना आए, जैसे श्याम भाई ने किया, वैसे ही कुछ क्रिएटिव खुद महिलाओं का या किसानों के ऐसे संगठन में, और उसमें भी उनको नई नई टेक्निक सिखानी है। यंग बच्चे हैं, अब यंग बच्चों को काम क्या करना है, उनको मोबाइल यूज़ करना अच्छा लगता है, उनको खेती करना अच्छा नहीं लगता है ना। गांव में भी जाएंगे तो यंग बच्चे मोबाइल घुमाते रहते, तो उनके पास मार्केटिंग का काम सिखाओ। अब मैंने देखा अहमदाबाद में जो सौराष्ट्र के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे कच्छ और सौराष्ट्र में जो भी पैदावार होती है वहाँ अहमदाबाद में वो लोग सेल करते हैं, और इतना सेलिंग का अच्छा रेट भी मिलता है, जिससे उनका हॉस्टल का खर्चा और साथ ही साथ जितना जहाँ से वो प्रोडक्ट उठा कर लाया ऐसे गांव से, उन गांव को भी प्रॉपर रिटर्न भी दे पाते हैं। तो वैल्यू एडिशन करके और उनको संगठन की भावना सिखाकर संगठित रूप से काम करना कैसे है, ये तो चीज़ आप सीखेंगे। दूसरा है राजयोग का प्रयोग। इसमें सकाश की बात है कि पौधों को कैसे चार्ज करना है। तो ज़मीन को शक्तिशाली बनाने के लिए योग की विधि, जिसके अंदर आत्मा अभिमानी होकर परमात्मा को आह्वान करके खेती में जो कार्य करना है उसके लिए परमात्मा से स्वीकृति लेनी है। बिना स्वीकृति कुछ भी कार्य नहीं करना है। उन किसानों को कहना है कि कुछ भी कार्य करो, पौधा लगाते हो। एक किसान था देगाम से कपड़वंश की तरफ, उस किसान ने बोला कि जिग्नेश भाई मैंने ये लगाया है, तो अभी तक मैंने 3 बार फसल बीज ले आया और सोइंग किया, मगर बारिश हो जाती है, अंकुरित नहीं होता है। अब सोच लो, जो इंसान 3 बार करके जाए, पैसे कितने गए उसके, बहुत सारे पैसे चले गए ना, क्योंकि बीज आज सबसे महंगा बीज होता है। मैंने बोला भाई खेत किसका है? बोले मेरा है। तुम तो ट्रस्टी हो, मालिक कौन है? हम सबका मालिक कौन है? उसको समझ दिया। बोले हाँ भगवान है। तो मैंने भगवान से पूछ कर किया करो। तो बोले कैसे करना है? तो उसको ये विधि बताई। विधि बताने के बाद उसने जो चिट्ठी लिखी वो बीज लाया, उसको लगाया। लगाने के बाद क्या हुआ, एक तो चाहिए धीरज। लगाने के बाद उसके बच्चे को धीरज नहीं थी, वो जो भाई था उसके बच्चे को। बोले पिताजी इस बार भी फेल ही होगा। बोले तू बोल नहीं, इस बार बहुत अच्छा होगा। ऐसे करके उसके पिताजी ने बोला, और वापस जैसा उसका बच्चा गया वो दौड़ता हुआ है, पिताजी कमाल हो गया। बोले क्या? इस बार आपकी फसल बहुत अच्छी निकल गई क्या बाहर? तो इसीलिए जरूरी है भाई तो जरूरी है कि स्वीकृति लेना, हर चीज में स्वीकृति लेना। जुताई करते हो तो कहना है माँ मुझे मालूम है आपको दर्द होगा, मगर माँ मैं अन्नदाता हूँ, माँ आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? पूछो, एक बच्चे की तरह पूछो, माँ आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? बीज बुआई करते हो, माँ आपकी गोद में छोटे छोटे बच्चों को दे रहा हूँ, ये मोती समान बीज जो परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए कार्य में करेंगे, माँ आप इसको संभाल के रखना। माँ
अब आपकी जिम्मेदारी है इन बच्चों का पालन पोषण करना। आप बातें करते रहो, माँ आपको दर्द तो नहीं हो रहा? जब भी खेत में जाओ पूछो। ये कनेक्शन जरूरी है, बिना कनेक्शन प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए उनको सिखाओ ABCD। ये तो आप सब सिखाते हो सबको, तो ये जरूरी है। तो स्वीकृति लेना, अनुभव करें कि परमात्मा आदेश अनुसार पांचों तत्वों की उपस्थिति हो गई है। सर्वशक्तिवान परमात्मा पांचों तत्वों को अपनी शक्तियों से श्रृंगारित कर रहे हैं। पांचों तत्व संपन्न बनकर अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए अपनी अपनी शक्ति को प्रदान कर रहे हैं। मिट्टी शक्तिशाली बन रही है, वातावरण शुद्ध और शक्तिशाली बन रहा है। परमात्मा छत्र छाया में और तत्व के सहयोग से इस खेती में बहुत अच्छी फसल आएगी। अनाज सात्विक और पौष्टिक होगा, है ना। ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प या उनको थोड़ा समझा कर, जितना याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता, तो आप क्या करते हो? माताओं को क्या सिखाते हो? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा। ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? क्योंकि ये मनन चिंतन जब करते हैं ना, उनके मन में व्यर्थ संकल्प नहीं आता। कुछ भी अंदर मन में आए, ओ नहीं नहीं ये नहीं सोचना है, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, प्यारे बाबा। बाबा दिल से, अंदर से निकले ना, अंदर से वो खुशबू हो, परमात्मा की याद, कार्य ना हो ये संभव ही नहीं है। मगर अंदर से गहराई से वो उसके प्रति प्यार, भावना, क्योंकि जब तक भाव और भावना नहीं होगी तब तक आप जुड़ नहीं पाएंगे। उनको इतने प्यार से उस चीज को समझाओ। कुछ याद नहीं रहता, बाबा बाबा याद रहता है, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। पौधों में जाओ, घूमो फिरो, देखकर खुशी होनी चाहिए, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, कितना अच्छा फसल हो गई, अरे तुम कितने अच्छे हो, है ना। प्यार, स्नेह। बुआई से पूर्व भी बीज की बुआई करते हो, जमीन को योगदान कैसे देना है, बीज संस्करण। एक बीज को देखिए और जो हीरे जैसा चमक रहा है, इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, इसके अंदर विधि लिखी हुई है। कुछ नहीं तो ये छोटी वाली बुक जाने से पहले यहाँ से ही आपको ऑफिस में से मिल जाएगा। इस बुक को अभ्यास करना, खाली ऐसा नहीं कि आज प्रोग्राम पूरा हुआ बैग में रख दिया, फिर कुछ सालों के बाद उसको निकालो या नहीं निकालो, या फिर बोले अरे दीदी इसको क्या करूं, कोई बात नहीं जाने दो इसको। ऐसे नहीं करना। ये कोई वो लिटरेचर इकट्ठा नहीं करना है। इस लिटरेचर की बहुत बहुत बहुत, इसको आपने पढ़ लिया तो समझ लो आपको योगी खेती सब समझ में आ गया। बीज का संस्करण करो, जल के लिए योग का प्रयोग करना है। जल को भी ऐसे ही वो ताकतवर बनाने के लिए उस जल तत्व को भी स्वयं को पहले अपने आप को सत्य स्वरूप में पवित्रता की शक्ति का अनुभव करें। हर चीज को, पांचों तत्वों को, और खेत में जाते हुए उसमें भी पवित्रता का प्रयोग बार बार करें, 5 मिनट के लिए भी एटलीस्ट, ना। हमारे साथ एक भाई था जो नाम है शेखर भाई, आप जानते भी होंगे। वो क्या करता है, 5 मिनट सुबह अमृत वेला, 5 मिनट शाम, कुछ भी हो जाए बैठ जाता है। मैं बोलता हूँ यही 5 मिनट तुम बोले फिक्स कर दो, तुरंत वहां से कशिश होती है। मैं अगर वहां सकाश नहीं देता हूं तो कशिश होती है। हमारे प्रहलाद भाई कहां पर भी हो, चाहे गांव में गए हो, कभी तपोवन में रहते, तपोवन में नहीं भी होता है, कहीं कोई कार्य से बाहर भी जाना होता है, मगर जो समय होता है उस समय पर वो तुरंत खींच आती है, तुरंत वो 5 मिनट वहां सकाश देते हैं। पौधे भी, जैसे बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते, बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकता, वैसे वो आप भी उसकी पालन करने वाली वो शक्तियाँ हो कि आप उनको एक पालनहार के रूप में उसको पालन करना है। तो उन बच्चों को भी, जो भी कृषक भाई बहन हमारे हैं, उनको भी वो कशिश दिलाने के लिए 5 मिनट सुबह और शाम निकाल के 5 मिनट निकाल करके उसे योग का दान अवश्य करना है। भाई चेंज करो। तो परमात्मा की पवित्र ऊर्जा को देना है, फसल को योग का प्रयोग करना है, उसके अंदर खाद बनाने के लिए भी योग का प्रयोग। जब जंगली जानवर या पंछी आकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तब योग की विधि, ये सबसे बड़ा हेडेक है सरकार का,
दुनिया भर के लोग, किसानों का सबका हेडेक है। इस हेडेक को अगर कोई क्लियर कर सकता है, इस हेडेक को ठीक कर सकता है, तो वो आप हो। दुनिया में किसी ने नहीं ढूंढा है वो चीज ये है। दुनिया में आज सब जगह से परेशान है। भारत में कोई भी स्टेट में जाओ, किसी भी स्टेट में हर कोई आवारा पशुओं से, सब चीज़ों से परेशान है। उस चीज़ों को ठीक करने के लिए योग की विधि। और दूसरा, किसानों को हर एक चीज़ अवश्य सिखानी है कि आपका जो भी फसल है, उस फसल में से अगर आपको 75% फसल लेनी है तो आपको 30% फसल निकाल कर रख देनी है अलग। ये विधि अवश्य सिखानी है। अगर उसने सोचा कि नहीं मुझे तो 100% चाहिए, तो उसको वो 30% भी नहीं मिल सकती। 70 तो भूल जाओ, 30% नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बारिश होगी, कुछ ना कुछ कीट आएंगे, बीमारी आएगी। अगर वो इंसान उसमें से 30% निकाल कर रख देता है, चाहे सेंटर पर दे, चाहे पशु पंछियों को खिलाए, कुछ भी करे, 30% हिस्सा निकाल कर रखना है। ये निकाल कर रखेंगे तो हर प्रकार से परमात्मा रक्षक है, वो रक्षा करेगा। आपकी फसल को कभी कुछ नहीं हो सकता। चाहे गांव में, शहर में कहीं तूफान आया, हर किसी का खेत में कुछ ना कुछ होगा, उस इंसान के खेत में कुछ नहीं होगा। और उसकी आमदनी जो है उसमें कोई कमी या कटौती नहीं आएगी, मगर 30% हिस्सा निकाल कर देना है। और फसल में नुकसान ना हो, इसीलिए स्वयं को वो सोमान में स्थित करके मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, पवित्रता के सागर परमात्मा से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ, और पवित्रता की किरणें फैलाने वाले खेत में प्रवाहित करना है। तो शुद्ध सात्विक ये अन्न करने के लिए एक तो ये अलग अलग विधि के प्रयोग इसमें लिखे हुए हैं। योगी खेती के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें भी हैं, उसको भी अवश्य ध्यान में रखना है। समय से करीबन मेरे ख्याल से 5-10 मिनट ज़्यादा ले लिया हो, मगर अब आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। बाकी अगर राज ऋषि विलेज करना है तो राज ऋषि विलेज के प्रकल्प में सबको जोड़ने के लिए, सबको एक साथ लेने के लिए, उनको खेती के ऊपर, उसके ऊपर प्रकाश डालना आवश्यक है। और उसमें शाश्वत योगी खेती के बारे में आप समझा कर देखिए। अगर जो किसान एक बार समझ गया और उसकी दिल और दिल की भावनाएं जुड़ गई, मगर इसके लिए आप भी जब भी जाते हो उस धरातल पर, उस गांव में, तो आपके अंदर एक तो क्या होना चाहिए? निश्चय, परमात्मा में निश्चय। वो ऐसा निश्चय होकर आप उस धरा पर पैर रखो, निश्चय और विश्वास और दृढ़ता। बिना इन 3 चीजों से आप सफलता नहीं पा पाओगे। ये दृढ़ संकल्प करके जाओ। कुछ भी आपके आगे कुछ ऐसी चीज है जो है असंभव नहीं। और मैंने तो अनगिनत किसानों के अनुभव सुने हैं जो ज्ञान में नहीं चलने वाले भी चलने लगे, इसके कारण कि बहनों के खाली पैर पड़ने से, खेत में पैर पड़ने से उनकी भूमि में जो परिवर्तन आया है। अब मैं आखिरी में एक किसान का खाली छोटा सा बता देता हूँ। आ जाइए आप भी दीदी ऊपर। आंध्र प्रदेश का एक किसान है, और उस किसान ने अपने खेत में 3.5 लाख रुपए के टिश्यू, जो वाटरमेलन खरबूजा के, तरबूजा खरबूजा के वाटरमेलन के टिश्यू धरू लाया था, 3.5 लाख रुपए के। उसको इतना अंदर से निश्चय हो गया कि मुझे लगाने करने। अब 3.5 लाख का लेकर आ गया और उसने सोइंग कर दिया खेत में। हुआ ऐसा कि सोइंग कर दिया मगर पौधे मुरझा गए। अब इसको दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ रीज़न नहीं सामने, अंदर से डर। उसने बहन को फ़ोन किया, दीदी
मैंने अपनी सारी पूंजी लगा दी और 3.5 लाख के टिश्यू खरीद कर लाया। दीदी मेरे एक भी पौधा सेट नहीं हुआ, एक भी पौधा सेट नहीं हुआ। अब वो ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम था। दीदी ने बोला ठीक है भाई, अभी योग करने के बाद मैं आपको कॉल करती हूँ। दीदी ने कॉल कट कर दिया। ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम था। दीदी ने बोला बाबा मैं तो किसान हूँ नहीं, मुझे पता नहीं ये पौधे सेट क्यों नहीं हुए। उस बेचारा मना वो भाई जो है इतनी दिल से भावना से उसने कार्य किया है, बाबा आप बताओ क्या करें। उनको टच हुआ, बाबा ने टचिंग कराया कि बच्चे को पूछो कि वहाँ का वेदर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है। तो पूछने के बाद पता चला कि ठंड ज़्यादा है। शाम को वापस योग करके बोल रहे हैं कि बाबा ठंड के कारण इतना टेम्परेचर है, 2 डिग्री टेम्परेचर। तो बच्चे टेम्परेचर वहाँ सेट नहीं हो सकता, पौधा सेट ही नहीं हो सकता। तो बाबा क्या करें, बाबा से रूह रिहान करो। तो बाबा ने कहा बच्ची वैसा वेदर कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वतन में मिलेगा। बच्चे को बोलो अभी खेत में जाए या तो सकाश देकर उस खेत को इमर्ज करके सूक्ष्म वतन में रख दें। उसने रात भर खेत को सूक्ष्म वतन में रख दिया। सुबह अमृत वेला लेकर आया और उसे चार्ज किया। जब खेत में गया सारे के सारे पौधे अंकुरित हो गए। उसको इनकम कितनी हुई, 9.5 लाख रुपए उसमें से पैदावार निकली। उसने 1 गाड़ी भर के खरबूजा सभी सेंटरों में बांटे। तो ये बांटे और उसका आमदनी से इतना खुश है कि उसकी खुशी के सामने ये होता है कि वाह बाबा वाह। ऐसे बहुत सारे किसान हैं। तो इसीलिए दृढ़ता में सफलता है। निश्चय रखकर, विश्वास रखकर दृढ़ता से कार्य करना। जो भी कार्य में जाओ आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ओम शांति। किसी को कुछ प्रश्न हो तो फिर बता दीजिएगा। कोई प्रश्न, सब समझ में आ गया ना? अच्छा, बुक अवश्य खरीद लेना। ओम शांति। थैंक यू दीदी। कल क्या हुआ आपको दिखा नहीं पाया था, एक चीज सेट नहीं हो पाई थी। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? ऐसे भी आवाज थोड़ी बड़ी है। जब किसान शुरुआत में आता है ना, किसान जब शुरुआत में आता है और समझाते हैं, बिना समझ के पहले जब कहते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रोग्राम है, आना भाई आना, आता है तो बहुत उदास होता है। मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ये क्या सिखा रहे, क्या बता रहे, क्या है हो रहा है। प्रश्न भी बहुत है, नेगेटिव संकल्प भी बहुत चलते रहते हैं। क्या ये क्या दीदी बताएगी, क्या हो रहा है। और वो इतना परेशान है जिसके कारण उसके स्वभाव संस्कार भी कांटे जैसा हो गए हैं, कांटे चुभने वाला जैसा। मगर उस इंसान को दीदियाँ जब जाती है, हमारी बहनें, उनको आत्मा का, परमात्मा का लेसन सिखाकर उसे मेडिटेशन कराती है और फिर चमत्कार हो जाता है। क्या हो जाता है देखा है? देखना है आपको? अब देखो चमत्कार। ये चमत्कार ऐसा हो जाता है, उसके सारे प्रश्न सॉल्व, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। उसका स्वभाव कैसा था? कांटे जैसा था, तो फूलों जैसा बन गया।